हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। और गाइस, आज हम कर रहे हैं अपना नया एक्ट स्टार्ट, दैट इज जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। अगर मैं इस एक्ट के हिसाब से बात करूं आप लोगों की, तो ये एक्ट सीए वालों के कोर्स के अंदर कम से कम 10 से 12 नंबर का आता है, और सीएस वालों के कोर्स के अंदर ये वाला जो एक्ट है कम से कम 5 से 6 नंबर का आता है। सीएमए वालों के कोर्स में है ही नहीं। अगर मैं बात करूं आप लोगों से इस एक्ट के बारे में, तो जनरल क्लॉजेज एक्ट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। एक्चुअल में जैसे कंपनीज एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, ये अपने आप में ना एक कमर्शियल लॉज हैं। कमर्शियल लॉ समझ आता है कि कंपनीज एक्ट की वजह से इंडिया में कंपनीज ऑपरेट होती है, रेवेन्यू आता है। इनकम टैक्स एक्ट की वजह से टैक्सेशन में रेवेन्यू आता है। बेसिकली ये वाला जो लॉ है ना, ये नाम से क्लियर है, जनरल क्लॉज एक्ट, और ये है भी जनरल लॉ। जनरल लॉ का मतलब क्या होता है? इनसे रेवेन्यू नहीं आता, लेकिन ये वाले लॉज जो है वो इंटरप्रिटेशन करने में हेल्प करते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है जनरल क्लॉजेज एक्ट, कि इस एक्ट के अंदर ऐसे ऐसे प्रोविजंस हैं वो जनरली किसी भी एक्ट में सेट हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल लेके बात करें, मैं बहुत बार अपने बच्चों को बताता हूं क्लास के अंदर भी, और तुम्हें भी बता देता हूं, जो बच्चे हमारे पेन ड्राइव वाले मोड वाले स्टूडेंट हैं या वैसे भी हैं। अगर तुमने एक चीज देखी हो, तो जो पूरा कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, पूरे कंपनीज एक्ट में जो ईयर वर्ड है, ईयर, दो चीजें होती है, एक होता है ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। ईयर जो स्टार्ट होता है वो आपको पता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक का होता है, और जो वो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च ऑफ 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर तक का होता है। नेक्स्ट ईयर तक का होता है, ये बात आपको पता है। अब कंपनीज एक्ट में ना फाइनेंशियल ईयर तो डिफाइन है, फाइनेंशियल ईयर कंपनीज एक्ट में डिफाइन है। अगर मैं तुम्हारे से बात करूं तो कंपनीज एक्ट में जो फाइनेंशियल ईयर है वो सेक्शन 2 क्लॉज 41 के अंदर डिफाइन है, लेकिन पूरे कंपनीज एक्ट में ईयर वर्ड डिफाइन नहीं है। ईयर वर्ड डिफाइन नहीं है, लेकिन ईयर वर्ड जो ईयर है वो जनरल क्लॉज एक्ट में डिफाइन है। और जनरल क्लॉज एक्ट ये बोलता है कि अगर कोई लॉ साइलेंट है, और अगर उस चीज और किसी वर्ड की डेफिनेशन उस लॉ में नहीं है, लेकिन अगर जनरल क्लॉज एक्ट में है, तो आप यहां से वहां ले जाओ, यहां से वहां ले जाओ, आप उसके बेसिस पे इंटरप्रेट कर लो। तो हम कंपनीज एक्ट में, और जनरल क्लॉज एक्ट ये बोलता है कि ईयर का मतलब कैलेंडर ईयर। जनरल क्लॉज एक्ट क्या बोलता है? ईयर मींस कैलेंडर ईयर। इसलिए हम कंपनीज एक्ट में ईयर को क्या पढ़ते हैं? कैलेंडर ईयर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कैलेंडर ईयर पढ़ते हैं, क्योंकि ईयर वर्ड कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं है, लेकिन कहां डिफाइन है? जनरल क्लॉज एक्ट में। तो नाम से क्लियर है जनरल क्लॉजेस, कि जनरली हर एक्ट के अंदर इस एक्ट के क्लॉजेस, इस एक्ट के प्रोविजन सेट हो जाएंगे, इस एक्ट के प्रोविजन सेट हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज और, तुम लोगों ने देखा होगा, बड़े ध्यान से सुनना, मैं और क्लियरिटी लेके आ रहा हूं बातों में। तुमने देखा होगा जैसे कंपनीज एक्ट में या किसी भी अदर लॉ में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह में, आपने देखा होगा अगर कोई बंदा गुनाह करता है, कोई बंदा गुनाह कर देता है, तो वहां पे लिखा होता है ही शैल बी लाइबल टू सो एंड सो पेनल्टी, ऐसे लिखा होता है ना, ही शैल बी लाइबल टू पेनल्टी ऑफ सच अमाउंट। पेनल्टी ऑफ, मैं यहां पे सच अमाउंट लिख रहा हूं एस करके, क्योंकि वो तो केस टू केस वेरी करेगा, एटसेट्रा। लिखा होता है ना, ही शैल बी लाइबल टू पेनल्टी ऑफ सच अमाउंट एंड इंप्रिजनमेंट ऑफ सच ईयर्स, ऐसे करके वो लिखते हैं, है ना। इफ एनी पर्सन हैज कंट्रावीन एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट देन ही शैल बी लाइबल टू पेनल्टी ऑफ, लिखा होता है ना, फाइन ऑफ 5,000 रुपीज एंड इंप्रिजनमेंट ऑफ 6 ईयर्स, ऐसे करके उसमें लिखते हैं। तो वहां पे ना वर्ड जगह जगह जनरली तुम देखोगे कई बार ही लिखा होता है, लेकिन क्या अगर कोई लेडी गुनाह कर देगी तो क्या उसको सजा नहीं मिलेगी? क्योंकि लॉ में तो लिखा ही, तो नहीं जी हम तो ही को सजा देंगे, ये तो शी है, शी को तो हम सजा नहीं देंगे, ये तो लेडी है, इसने तो गुनाह करा है, लेकिन लॉ तो ही बोल रहा है तो हम तो ही को सजा देंगे, शी को सजा नहीं देंगे। हम तो शी को भी सजा देते हैं। क्यों देते हैं सर? वो वाली बात भी जनरल क्लॉजेज एक्ट ने बोली है। एज पर जनरल क्लॉजेज एक्ट, अगर मैं तुम्हारे को बताऊं तो ये बोलता है ही इंक्लूड शी, और साथ में ये भी बोलता है सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल। अब ये सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल क्या है, इसका भी एग्जांपल दे देता हूं। अभी तो आपने ही इंक्लूड शी समझा, अब सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल क्या होता है, जरा इसका भी एग्जांपल लेके बात कर लेते हैं। जरा भी ये समझना, आप लोगों ने अगर कभी देखा हो, सपोज किसी लॉ में लिखा हुआ है, जैसे मान लो कोई इंश्योरेंस लॉ है,
अब आपको पता है इंडिया में इंश्योरेंस लॉज हैं। अब मान लो इंडिया में तो आपको पता है इंश्योरेंस कई चीजों की होती है। एक बेसिकली इंश्योरेंस की ना दो कैटेगरी होती है, एक होती है लाइफ इंश्योरेंस, एक होती है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस मींस आपको पता है कि अगर हम मर गए तो कल को हमारी फैमिली को क्लेम वगैरह मिल जाए, वो बेचारे हमारे पे डिपेंड है, तो उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस जनरली लोग कराते हैं। जनरल इंश्योरेंस के अंदर सब आती है, जैसे फायर इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस, और इसके अलावा व्हीकल इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस वगैरह वगैरह। तो मान लो कि इंश्योरेंस लॉस के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर किसी बंदे की कार डैमेज हो जाएगी तो उसको इतने अमाउंट का कंपनसेशन मिलेगा, सो एंड सो अमाउंट, मान लो 1 लाख रुपए के अमाउंट का कंपनसेशन मिलेगा, अगर किसी इंश्योरेंस लॉ में लिखा हुआ है ऐसा, मान लो। अब वहां पे वर्ड है कार, नॉट कार्स। मान लो किसी की 2 कार डैमेज हो गई और दोनों की इंश्योरेंस हुई भी थी, तो क्या उसको कंपनसेशन खाली एक ही कार का मिलेगा या 2 कार का मिलेगा? दोनों कार का मिलेगा, क्योंकि दोनों की इंश्योरेंस है। लेकिन सर लॉ ने तो वर्ड कार लिखा है, कार्स थोड़ी लिखा है, तो ये तो एक ही कार का मिलना चाहिए, 2 का क्यों दे रहे हैं? ये वाली बात भी जनरल क्लॉजेज एक्ट ने बोली, सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल, कि कार सिंगुलर है लेकिन सिंगुलर में क्या आएगा, प्लूरल भी आएगा, और उल्टा एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या, किसी जगह पे लिखा हुआ है कार्स, एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं, और किसी बंदे की खाली 1 कार डैमेज हुई है, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी वाले मना कर देंगे जी लॉ में तो कार्स लिखा हुआ है, कार नहीं लिखा, आपकी खाली 1 कार की इंश्योरेंस हुई है, हम तो डैमेज नहीं दे रहे? ऐसा तो नहीं कर सकते ना। इसका मतलब सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल, प्लूरल इंक्लूड्स सिंगुलर। ये भी जनरल प्रोजेक्ट ने बोली बात, ये भी किसने बोली? जनरल प्रोजेक्ट ने। अच्छा एक चीज और, मैंने ही इंक्लूड शी बोला, शी इंक्लूड्स ही नहीं होता, शी इंक्लूड्स ही नहीं होता, ये चीज याद रखना। इंडिया हमारा ना शुरू से मेल डोमिनेटिंग कंट्री रहा है, आपको पता ही है, तो इसीलिए वर्ड जगह जगह ही है, और इसीलिए लॉ मेकर जगह जब लिखता था ही लिखता था, ही इंक्लूड शी है। लेकिन शी इंक्लूड ही नहीं होता, कहीं पता चले आप मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पढ़ रहे हो और मैटरनिटी बेनिफिट में लिखा हुआ है कि कोई लेडी जो है अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसको इतना बेनिफिट मिलेगा, तो आप वहां पे शी लिखा हुआ था, आप उसमें शी इंक्लूड ही कर दो, आदमी प्रेग्नेंट थोड़ी होगा। तो ले दे के ही इंक्लूड शी होता है, शी इंक्लूड्स ही नहीं होता, ये बात समझ आती है? अगर मैं आपसे बात करें तो ये वाली जो अगर मैंने आपसे बात करी ही इंक्लूड्स शी इंक्लूड्स ही, ये वाली बात आपको क्लैरिटी आ गई। लेकिन इसका मतलब, और एक चीज और, कुछ लॉ, इसका बहुत बड़ा रीजन है, जैसे कुछ लॉ इंडिया में खाली बने ही वुमेन के लिए, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट वाले लॉज हैं, तो वहां पे अगर शी वर्ड यूज हो रहा है तो वहां पे ही इंक्लूड नहीं करोगे। तो इसीलिए जहां पे ही है, अच्छा कोई ऐसे लॉ होंगे जो मेल स्पेसिफिक होंगे, वहां शी मत कवर करो। लेकिन जितने भी लॉ हमारे इंडिया में ज्यादातर हैं वो सारे, ज्यादातर के 99.99% है वो जनरली है, जनरल है, उसके अंदर ही इंक्लूड शी माना जाएगा अगर नहीं बताया गया। वो अलग बात है कि अनसर्टेनिटी कोई स्पेसिफिक है, कि कोई फीमेल स्पेसिफिक है, मेल स्पेसिफिक है, तो फिर उसके अंदर आप कुछ नहीं लोगे, फिर उसके अंदर आप कुछ नहीं लोगे। ये तो हो गई बात ये। अच्छा एक चीज और, तो जनरल क्लॉज एक्ट का मतलब समझ आया कि ये सारे प्रोविजंस हम जनरली उठाकर दूसरे एक्ट में लेके जा रहे हैं और इधर के प्रोविजंस को उधर सेट करें, इसलिए हम बोल रहे हैं जनरल क्लॉजेज एक्ट, कि जनरली इधर के प्रोविजन दूसरे एक्ट में जाके क्लॉज बन जाते हैं, क्लॉज बन के मतलब उनके एक्ट में इंटरप्रेट करने में हेल्प करते हैं। अच्छा एक चीज और, इस लॉ को एक चीज और कही जाती है, इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑल लॉज। इस लॉ का एक दूसरा नाम भी है, तुम्हारे पेपर में एमसीक्यूज वगैरह बन जाए कि व्हाट इज लॉ ऑफ ऑल लॉज, और उसमें नीचे उन्होंने 3-4 एक्ट के ऑप्शन दे दिए, विच एक्ट इज नोन एज लॉ ऑफ ऑल लॉज, ऐसे करके पूछ ले तो आप बताओगे जनरल क्लॉज एक्ट को लॉ ऑफ ऑल लॉज भी बोलते हैं। अच्छा लॉ ऑफ ऑल लॉज क्यों बोल रहे हैं? कि किसी लॉ में कोई परेशानी है तो आप इस एक्ट के प्रोविजंस वहां पे लेके जाके लगाकर इंटरप्रेट कर सकते हो, अगर उनका एक्ट उस प्रोविजन को लेके साइलेंट है तो। आई होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी, इस एक्ट के बारे में एक ब्रीफ क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं, अब तुम्हें नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो जनरल क्लॉजेज एक्ट है, तुम्हें नाम से क्लियर है कब आया? 1897 में। जनरल क्लॉजेज एक्ट जो है वो कब आया? 1897 में। तो मैं कह सकता हूं इट इज बेसिकली अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इट इज बेसिकली अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये बेसिकली एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ये बात समझ आती है? प्री कॉन्स्टिट्यूशन मींस कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले का इंडिया में लॉ, और इंडिया में ये अकेला थोड़ी है, बहुत सारे लॉ हैं।
अच्छा, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन, आप सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बात करें तो भारत का संविधान इंडिया में किसने बनाया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बेसिकली बी आर अंबेडकर जी ने बनाया था, फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ मिलके। और फ्री, आपको पता है डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ मिलके। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बेसिकली फ्रीडम फाइटर्स लोग थे। और बेसिकली जब हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन आया था, वो आया तो कब था? इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कब करा था? 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट करा था कॉन्स्टिट्यूशन को। लेकिन ये इफेक्टिव कब से हुआ था? बट इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में इफेक्टिव कब से हुआ था? 26 जनवरी 1950 से। इसी को हम 26 जनवरी इसलिए सेलिब्रेट भी करते, रिपब्लिक डे, है ना, कि हमारे उस दिन संविधान बेसिकली लागू हुआ था, इफेक्टिव हुआ था। ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले से। तो बच्चे का क्वेश्चन आता है कि सर इंडिया में जनरल क्लॉज एक्ट जब आया तब से ही हमने इसकी हेल्प शुरू करी, क्या इंडिया में ऐसे जनरल क्लॉज एक्ट और नहीं थे? मतलब क्या पहले से ये फर्स्ट एक्ट आया था, इससे पहले भी था? तो लॉ कहता सर सीक्वेंस ऐसा है कि सबसे पहला जो जनरल क्लॉज एक्ट आया था इंडिया में वो आया था 1868 में। देन उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के अंदर आया वो आया 1887 में। देन उसके बाद जो आया वो 1897 में। और अब यही चल रहा है, अभी यही चल रहा था। ये फर्स्ट था, देन सेकंड आया, फिर थर्ड आया, और ऐसे ऐसे ये चल रहा है इंडिया के अंदर। अब मैं इस एक्ट को अगर स्टार्ट करूं तो थोड़ी बेसिक बात आपको समझ आ गई। इस एक्ट का पर्पस समझ आ गया। ये लॉ ऑफ ऑल लॉस के बोल रहे हैं। ये बेसिकली एक्ट क्या करता है? इस एक्ट का पर्पस क्या है? दूसरे लॉस में हेल्प करता है इंटरप्रेट करने में, अगर उस लॉ के प्रोविजन साइलेंट हैं, एक तो पहली बात। और उस लॉ, अगर जब हम इस प्रोविजन को वहां लेके जाएंगे तो उस लॉ और इस लॉ में कोई कंट्राडिक्शन अराइज नहीं हो रही, कोई कंट्राडिक्शन अराइज नहीं हो रही। इसका ना एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। चलो कंट्राडिक्शन वाला एग्जांपल आगे लिंक करूंगा, क्योंकि अभी वो आगे एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ में आने वाला है, वो आगे लिंक करूंगा। स्टार्ट करते हैं बेसिकली। अब इसको थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी। पहले पैराग्राफ के अंदर ही है इंट्रोडक्शन। व्हाई वी स्टडी जनरल क्लॉजेज एक्ट, व्हाई वी स्टडी जनरल क्लॉजेज एक्ट। हम जनरल क्लॉजेज एक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? द जनरल क्लॉज एक्ट 1897 कंटेन्स डेफिनेशंस ऑफ सम वर्ड्स। इस एक्ट में कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे एग्जांपल ईयर की डेफिनेशन दी गई है ना, एफिडेविट क्या होता है उसकी डेफिनेशन दी गई है, वगैरह वगैरह। एंड ऑल्सो सम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, जैसे बहुत सारे प्रिंसिपल इंटरप्रिटेशन करने के। तुम लोग जब मेरे से इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ोगे तो उसमें तुम बहुत सारे प्रिंसिपल पढ़ोगे। जैसे उसमें एक पढ़ाया रहेगा तुम्हारे को प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, है ना। उसके अलावा तुम एक हेडन रूल पढ़ोगे वहां पे। उसके अलावा तुम एक रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन पढ़ोगे। बहुत सारे रूल्स पढ़ोगे, बड़े सारे प्रिंसिपल्स है। तो कुछ प्रिंसिपल्स तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में दिए गए हैं, लॉ को इंटरप्रेट करने के। कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ, अच्छा बहुत सारे प्रिंसिपल तुम पढ़ भी चुके हो। बेसिकली तुमने एक पढ़ा था केवी टेम्पटर, एक प्रिंसिपल पढ़ा था केवी टेम्पटर फाउंडेशन के अंदर, जिसका मतलब क्या था? लेट द बायर बिवेयर। वो भी एक प्रिंसिपल है, वो आप पढ़ के आए हो, ऑलरेडी पढ़ के आए ना। उसके अलावा तुम लोगों ने एक प्रिंसिपल पढ़ा है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, पढ़ा है ना कंपनी लॉ के अंदर, वो भी एक प्रिंसिपल है। तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो इंटरप्रिटेशन में हेल्प करते हैं, जो लॉ को समझने में हेल्प करते हैं। तो कुछ प्रिंसिपल्स इस एक्ट में भी दिए गए हैं, वो भी पढ़ेंगे। और इस एक्ट की जो बेसिकली जैसे केवी टेम्पटर जो है वो कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट समझा रहा है। सेम जब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील की बात करें तो वो भी एक कंसेप्ट समझा रहा है। लेकिन जब हम इंटरप्रिटेशन वाले इधर के इस एक्ट के प्रिंसिपल्स उठाएंगे तो ये वाले प्रिंसिपल्स बेसिकली आपको इंटरप्रेट किस किस तरीके से किया जा सकता है लॉ को, वो समझाते हैं। जरा आप देखेंगे वो भी। दिस इज एन एक्ट इंटेंड्स टू प्रोवाइड जनरल डेफिनेशन। नाम से क्लियर है, जनरल डेफिनेशन देते हैं। स्पेसिफिक मतलब कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं। जैसे कंपनी लॉ में कंपनी वर्ड का मतलब क्या है वो सिर्फ कंपनी लॉ में बताया गया, स्पेसिफिकली वहीं पढ़ना होता है ना। डिबेंचर का मतलब स्पेसिफिकली वहां बताया गया, तो वो एक स्पेसिफिक डेफिनेशन जो उस एक्ट में लगती है। कंपनी का मतलब अलग अलग एक्ट में अलग अलग हो सकता है, लेकिन कंपनी लॉ में कंपनी का मतलब इंडियन कंपनी होता है, सेक्शन 2 क्लॉज 20 में। तो ऐसा ही जब जनरल डेफिनेशंस की बात करें तो इस एक्ट की डेफिनेशन है वो डेफिनेशन जनरली हर एक्ट पे लग सकती है, जनरली हर एक्ट पे लग सकती है। Which shall be applicable, अब एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। This is an act intends to provide general definition which shall be applicable to all central acts। बड़े ध्यान से सुनना, हमारे इंडिया में बहुत सारे एक्ट सेंट्रल एक्ट हैं, बहुत सारे एक्ट स्टेट एक्ट्स हैं। जैसे अगर तुम्हारे को मैं बात करूं, अगर तुम्हारे को मैं गूगल पे लिख के दिखा दूं तो स्टेट एक्ट तुम्हारे को दिखेंगे।
दिल्ली के अंदर स्टेट एक्ट, लिस्ट ऑफ स्टेट एक्ट्स अगर तुम देखोगे तो बहुत सारे निकल के आएंगे, तुम गूगल पे लिखोगे। स्टेट एक्ट्स वो होते हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है, एक्ट्स इन इंडिया। मेरे को लगता है लिस्ट आ जानी चाहिए, स्टेट एक्ट्स। दिल्ली के लोकल लॉज कितने सारे हैं भाई। देख रहे थोड़ा सा नीचे की तरफ तुम्हें दिखाऊं, बहुत सारे स्टेट एक्ट्स। अरे यार हट गए, चलो खुल रहा है तो खुलने दो। ये देखो, ये दिल्ली के अंदर इतने सारे एक्ट हैं। अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट रेजिडेंस, जनरल पूल इन दिल्ली रूल्स 1963, ये रूल्स हैं। एक्ट भी देखो, बॉम्बे होम गार्ड्स एक्ट, ये बॉम्बे का हो गया। मैं तुम्हें बाहर ही दिखाता हूँ यार, बाहर ही इतने सारे एक्ट दिख रहे थे, दिखाता हूँ। ये देखो तुम्हें दिखेंगे, नीचे की तरफ दिख रहा होगा दिल्ली आनंद मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल्स 2018, चिट फंड्स अमेंडमेंट एक्ट, दिल्ली प्रिजन्स रूल्स। और इसके अलावा अगर मैं तुम्हारे से बात करूं तो ये स्टेट के लॉज हैं, इसके अंदर एक्ट भी हैं, रूल्स भी हैं बहुत सारे। ट्रैफिक कंट्रोल एक्ट है यार दिल्ली का, अलग अलग एक्ट है। पंजाब ट्रांसपोर्ट स्कीम, जैसे ये देखो, ये पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एक्ट, तो मतलब ये खाली स्पेसिफिकली एक्ट पंजाब का है। उसके अलावा अगर तुम और देखोगे तो तुम्हारे पास लिस्ट निकलती चली जाएगी। ये अमरावती का एक्ट है स्पेसिफिकली, है ना, छत्रपति शिवाजी पनवेल का एक्ट है। ये हर एक स्टेट के अपने अपने एक्ट है जो उन स्टेट पे लगते हैं, तो स्टेट एक्ट बहुत सारे हैं। अगर मैं तुम्हारे से बात करूं तो ये कह रहा है ये एक्ट सेंट्रल एक्ट पे लगता है, स्टेट एक्ट पे नहीं लगता। मतलब क्या कि हमारे इंडिया में सेंट्रल एक्ट वो एक्ट होता है जो पूरे इंडिया पे लगते हैं, स्टेट एक्ट वो होते हैं जो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। एग्जांपल एसजीएसटी एक्ट जो है वो हर स्टेट का अकॉर्डिंग वेरी करता है ना। मगर अगर मैं तुम्हारे से बात करूं इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये पूरे इंडिया का कॉमन है, तो दिस इज सेंट्रल एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, ये पूरे इंडिया पे लगता है, तो पूरे इंडिया के लिए कॉमन है, दिस इज सेंट्रल एक्ट। अगर मैं तुम्हारे से बात करूं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, दैट इज ऑल्सो सेंट्रल एक्ट, पूरे इंडिया पे लगता है। तो जो लॉ पूरे इंडिया पे लगते हैं वो सेंट्रल एक्ट हैं, जो लॉ खाली स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं वो स्टेट एक्ट हैं। तो ये पूरे इंडिया पे लगते हैं, इसलिए मैंने क्या बोलते हैं, सेंट्रल एक्ट बोलते हैं। और जनरल क्लॉजेज एक्ट किस पे लगता है, खाली सेंट्रल एक्ट पे लगता है, स्टेट एक्ट पे नहीं लगता। अब उसका रीजन समझो क्यों, सर जब सेंट्रल एक्ट बोलते हैं तो पूरे सेंट्रल एक्ट की यूनिफॉर्मिटी होती है कि जो प्रोविजन सेंट्रल कॉलेज से उठा के लगवाएंगे वो पूरे इंडिया पे लगेगा। लेकिन अगर हम जनरल प्रोजेक्ट को स्टेट पे लगवाने लगे तो हर स्टेट का मतलब डिफरेंट होता है, हर स्टेट में कुछ कुछ प्रोविजंस को डिफरेंट तरीके से लिया जाता है, हर बार कंट्राडिक्शन अराइज होगी। जैसे एग्जांपल लेके बात करें, तुम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़ा होगा जो वेगरिंग एग्रीमेंट्स होते हैं, वेगरिंग एग्रीमेंट्स गुजरात जनरली पूरे इंडिया में वॉइड है, वेगरिंग एग्रीमेंट्स पूरे इंडिया में वॉइड है, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र में वो इलीगल भी हैं। पढ़ा होगा आप लोगों ने, गुजरात एंड महाराष्ट्र के अंदर वो इलीगल भी हैं। तो एक तो ये वाला एक, जैसे इसका मतलब ये क्या हो गया कि हर स्टेट अपने हिसाब से वेगरिंग एग्रीमेंट को अलग लेके चल रही है। सेम अगर तुम लोगों को अगर मैं बताऊं तो लिव इन रिलेशनशिप जो होते हैं, आप लोगों को पता होगा कि महाराष्ट्र के अंदर लिव इन रिलेशन को लीगल कर दिया गया है। बेसिकली वहां पे लिव इन रिलेशन को लीगल करने का मतलब क्या है कि अगर कोई लड़का लड़की लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, भले उनकी मैरिज नहीं, अगर लड़का उसको छोड़ देता लड़की को, तो उसको लड़की को कंपनसेशन देना पड़ेगा एज इफ वो उसकी वाइफ थी। तो वो बहुत सारे प्रोविजंस महाराष्ट्र में लीगलाइज करके बनाए गए हैं उस चीज को लेकर, मगर अलग अलग स्टेट्स में आज भी नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स में आज भी लिव इन रिलेशन लीगल नहीं है। इसका मतलब स्टेट वाले जो लॉज होते हैं ना उसमें कॉन्ट्रडिक्शन रहती है, कोई स्टेट अपने लॉ को अलग तरीके से लेके चलती है, कोई स्टेट अलग तरीके से लेके चलती है। लेकिन सेंट्रल एक्ट क्योंकि इंडिया में यूनिफॉर्म होते हैं, प्रॉब्लम नहीं आती। और जनरल क्लॉज एक्ट वो इसलिए उन्होंने बोला कि भाई हर स्टेट के सबसे अलग अलग प्रोविजन मॉडिफाई तो करेंगे नहीं, इसलिए वो जनरल क्लॉज एक्ट जो उन्होंने बनाया वो पूरे इंडिया के लिए बनाया कि, और ये इंडिया में मतलब इसका मतलब क्या है, कि पूरे इंडिया के जितने भी सेंट्रल एक्ट है, मतलब जब हम कंप्लीट लॉ पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट लॉ सेंट्रल एक्ट है, हम जनरल क्लॉज एक्ट की हेल्प ले सकते हैं। अगर हम कोई इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं, अगर हमारे को उसमें कोई प्रॉब्लम है जनरल क्लॉज एक्ट में, वहां पे भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि जनरल क्लॉज एक्ट सेंट्रल एक्ट तो लगेगा। लेकिन अगर किसी स्टेट लॉ में प्रॉब्लम आ रही है
तो ये जनरल क्लॉज एक्ट लगता नहीं है स्टेट लॉज के ऊपर, आप अपनी इच्छा से लगाना चाहते लगा सकते हो, लेकिन जनरल सेंट्रल एक्ट पे तो लगता ही लगता है। जनरल क्लॉज एक्ट स्टेट लॉज पे इसलिए नहीं लगता क्योंकि हर स्टेट का अपना जनरल क्लॉज एक्ट होता है, हर स्टेट ने अपना जनरल क्लॉज एक्ट जनरली बना रखा होता है, और जो हर स्टेट का अपना जनरल क्लॉज एक्ट होता है वो स्टेट जनरल क्लॉज एक्ट होते हैं, और वो इस एक्ट को फॉलो करके बने हुए हैं। तो बेसिकली इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोविजंस वो मोटे मोटे डाल लेते हैं, और जो उनको अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करने होते हैं वो कर लेते हैं। तो इसलिए ज्यादातर हर स्टेट में अपने स्टेट जनरल क्लॉज एक्ट है, तो इसलिए ज्यादातर वो इस वाले एक्ट की हेल्प नहीं लेते। लेकिन 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 स्टिल एक सेंट्रल एक्ट भी रखा हुआ है जो पूरे इंडिया के लिए लगता है। जैसे तुम्हें एक एग्जांपल और लेके बात करता हूं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है इंडिया में, एक एक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील करता है। किस प्रॉपर्टी में डील करता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी में। और मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए इंडिया में कौन सा लॉ है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट, आप लोग पढ़ चुके हो। और ये वाला जो एक्ट है ना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये पूरे इंडिया पे लगता है। लेकिन आपको पता है प्रॉपर्टी के हर स्टेट के अपने लॉज भी होते हैं, इसका मतलब प्रॉपर्टी के लिए हर स्टेट का अपना लॉ भी है, और एक पूरा एक सेंट्रल एक्ट भी जो ऑल ओवर इंडिया पे लगता है। तो कुछ प्रोविजन ऐसे जो पूरे इंडिया के लिए कॉमन है, और कुछ प्रोविजन ऐसे जो स्टेट वाले अपने हिसाब से स्पेसिफिक रखते हैं। सेम जनरल क्लॉज एक्ट के लिए भी कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो जनरल क्लॉज एक्ट में पूरे इंडिया के लिए कॉमन है, और जो स्टेट वाले अपने हिसाब से जनरल क्लॉज एक्ट बना रहे हैं वो अपने स्टेट के हिसाब से कुछ प्रोविजन वो कॉमन रख रहे हैं। तो इसका मतलब बेसिकली जो ये वाला जनरल क्लॉज एक्ट है, ये वाला जनरल क्लॉज एक्ट, क्योंकि हम स्टेट वाला नहीं पढ़ रहे, हम सेंटर वाला पढ़ रहे हैं, तो ये पूरे इंडिया पे ही लगेगा। और इंडिया में खाली ये वाला लॉ तो लगेगा, इस लॉ की हेल्प जितने भी सेंट्रल एक्ट हैं अगर उनमें लेनी है तो हम ले सकते हैं, उनमें लेनी है तो हम ले सकते हैं। लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया कि अगर कोई स्टेट एक्ट भी जो है, अगर वो स्टेट एक्ट अपने स्टेट वाले जनरल, मतलब कोई स्टेट का प्रॉपर्टी वाला एक्ट है, उसको उसके अंदर कोई वर्ड समझने में प्रॉब्लम आ रही है, और उस वर्ड को स्टेट के जनरल क्लॉज एक्ट में भी डिफाइन नहीं कर रखा, लेकिन उस वर्ड को सेंट्रल क्लॉज इस वाले जनरल क्लॉज एक्ट में डिफाइन किया हुआ है, तो हम फिर उस केस में इस वाले जनरल क्लॉज एक्ट की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये एक्ट खुद नहीं बोलता कि मैं उस पर लगूंगा, आप हेल्प लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन ये एक्ट खुद किस पे लगेगा? खाली ऑल ओवर इंडिया के जितने सेंट्रल एक्ट हैं उन पे लगेगा। इस एक्ट ये खुद अपने आप पे तो लगेगा ही, मतलब जब इस एक्ट की जो प्रोविजन है वो इस पे से लगेंगे, साथ में इंडिया में जितने भी सेंट्रल एक्ट हैं अगर उनमें इसके एक्ट की हेल्प चाहिए तो हम ले सकते हैं, इसकी हेल्प चाहिए तो ले सकते हैं। कंपनीज एक्ट पढ़ने में हेल्प चाहिए, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने में हेल्प चाहिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ने में हेल्प चाहिए क्योंकि वो भी एक सेंट्रल लॉ है। इसके अलावा अगर मैं तुम्हारे से बात करूं तो बहुत सारे लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, वो सेंट्रल एक्ट है, तो जहां पे भी हेल्प चाहिए हम ले सकते हैं। तो अब जरा देखो क्या बोलता है, दिस इज एन एक्ट इंटेंड्स टू प्रोवाइड जनरल डेफिनेशन व्हिच शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल सेंट्रल एक्ट्स एंड रेगुलेशंस वेयर देयर इज नो डेफिनेशन इन दोज एक्ट्स और रेगुलेशन दैट एमर्ज इन द प्रोविजंस ऑफ द सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन। एक पहले यहीं तक पहुंचो। कहता है इस एक्ट के प्रोविजंस की हेल्प कब लोगे? जब इस एक्ट के उस एक्ट में उस वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया और इस एक्ट में उस वर्ड को डिफाइन किया गया है। जिसका बेस्ट एग्जांपल है ईयर वर्ड कंपनीज एक्ट में डिफाइन कहीं नहीं किया गया, लेकिन ईयर वर्ड जनरल क्लॉज एक्ट में डिफाइन किया गया है, तो हम ईयर वर्ड को वहां लेके जाते हैं और वहां पे जाके इंटरप्रेट करते हैं कि ईयर का मतलब क्या है, कैलेंडर ईयर वो यहां डिफाइन है, और हम उसका वर्ड का मतलब वहां जाके इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन एक लाइन लिखी है, अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट, अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट। रिपग्नेंट का मतलब होता है कंट्राडिक्टरी। रिपग्नेंट का मतलब क्या होता है? रिपग्नेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी। वो कहता है कि अगर किसी एक्ट में कोई प्रोविजन साइलेंट है और जनरल क्लॉज एक्ट में वो प्रोविजन दिया गया है, तो आप जनरल क्लॉज एक्ट से ले जाकर उस प्रोविजन को उस एक्ट में पढ़ने में हेल्प ले सकते हो। लेकिन 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 वो कहता है कि अगर उस एक्ट के अंदर, किस वाले एक्ट के अंदर? उस अदर वाले एक्ट के अंदर भले वो चीज साइलेंट थी और हम जनरल क्लॉज एक्ट से लेके गए और उस चीज ने वहां पर जाकर कंट्राडिक्शन कर दी, तो फिर आप जनरल क्लॉज एक्ट से उस प्रोविजन को नहीं लेके जाओगे। एग्जांपल से समझेंगे अभी। बेसिकली जब हम ईयर वर्ड लेके गए तो ईयर वर्ड कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं था, हम यहां से लेके गए और कोई कंट्राडिक्शन अराइज नहीं हुई तो हम ले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं तुम्हारे को अब बताऊं तो एक वर्ड होता है गुड फेथ। एक वर्ड क्या होता है? गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब क्या होता है? जेन्युइन इंटेंशन। राइट, कि उस बंदे ने गुड फेथ में काम करा है। अब एक चीज देखना, ध्यान से सुनना, तुम लोगों ने ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक टॉपिक पढ़ा था बेलर बेली, एक टॉपिक पढ़ा था बेलर एंड बेली।
बेलर बेली को कोई चीज यूज करने के लिए देता है। अब कुछ बड़े ध्यान से समझाने जा रहे हैं, इस एग्जांपल को समझ लेना। जनरल क्लॉजेज एक्ट आसानी से लोगों को समझ नहीं आता क्योंकि बहुत टेक्निकलिटी इंटरप्रिटेशन वाले प्रोविजंस है, इंटरप्रेट करना कैसे होता है चीजों को, वो इसलिए हर पॉइंट पे एग्जांपल दे रहा हूं। तुम लोगों ने एक बेलर बेली वाला कंसेप्ट पढ़ा था जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर, इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। बेलर कोई किसी को कोई चीज यूज करने के लिए दे देता है, तो वो जो दे रहा है वो बेलर, इसको दी जा रही है बेली। या कोई बंदा अपनी कोई चीज किसी के पास सेफ कस्टडी में रखवाता है, तो जो दे रहा है वो बेलर, इसको दी जा रही है बेली। मान लो एक पर्सन है ए, मान लो एक पर्सन है बी। ए ने अपना एक ज्वेलरी सेट सेफ कस्टडी के लिए बी के पास रखवा दिया, तो ये हो गया बेलर, बी हो गया बेली। और मान लो 3 डेज के लिए रखवाया। ए को लगा कि ए ने सोचा कि यार मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, ए ने बोला मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, बी को बोला, और बोला कि भाई देख मेरे घर में कोई ध्यान रखने वाला है नहीं और मैं इस ज्वेलरी को खुद संभाल नहीं पाऊंगा, साथ लेकिन जा पाऊंगा, तो एक काम कर, इस ज्वेलरी को तू संभाल ले, 3 दिन बाद आकर तेरे से ले लूंगा। तो इसका मतलब ये भी बेलमेंट है, उसने उसको कोई चीज बेची नहीं है, गिरवी नहीं रखवाई, 3 दिन के लिए उसकी सेफ कस्टडी में रखवाई है, तो जो दे रहा है वो बेलर, इसको दी जा रही है बेली। अब ध्यान से सुनना, आपने ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक चीज पढ़ी थी कि अगर कोई बंदा किसी को कोई चीज देता है और वो बंदा उस चीज की रीजनेबल केयर कर रहा है, रीजनेबल केयर करने का मतलब क्या है, जैसे वो अपनी चीज रख रहा है वैसे ही वो दूसरे की भी चीज रख रहा है। जैसे एग्जांपल, बी जो है वो अपनी जितनी भी ज्वेलरी है, बी अपनी ज्वेलरी लॉकर में रखता है, अपने घर के सेफ लॉकर में रखता है, और जब बी ने उसको ज्वेलरी दी, ए ने जब अपनी ज्वेलरी दी बी को, तो ए ने जब बी को अपनी ज्वेलरी दी, तो बी ने ए की जो ज्वेलरी थी उसने उस ज्वेलरी को भी सेफ कस्टडी में रख दिया, उसी लॉकर में रख दिया। इसका मतलब बी ने रीजनेबल केयर दिखाई है। बी ने क्या समझा कि यार जो चीज मेरी है वही उसकी भी चीज है, तो एक काम करते हैं अपनी वाली संभाल के रखते हैं ना, उसकी भी संभाल के रखते हैं, और ऐसा ना हो कि कल को चोरी हो जाए। तो और उसने जैसे अपने ध्यान से रखता है वो, वैसे उसने उसकी ज्वेलरी का भी ध्यान रखा। लेकिन मीनवाइल चोर आया, थीफ आया, और चोर ने जो ज्वेलरी है वो लॉकर ही पूरा खाली कर दिया, और वो बी की भी ज्वेलरी ले गया और ए की भी ज्वेलरी ले गया, बी की भी ज्वेलरी ले गया और ए की भी ज्वेलरी ले गया। क्या यहां पे बी की कोई गलती है? नहीं, बी की कोई गलती नहीं है। क्या बी को ए को कंपनसेशन देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे बी ने कोई लापरवाही नहीं दिखाई, तो इसलिए बी की कोई गलती नहीं है, तो बी कोई कंपनसेशन नहीं देगा। ये बात समझ आती है, क्योंकि बी ने रीजनेबल केयर दिखाई है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यही बोलता है बेलर बेली वाले कंसेप्ट में कि अगर आपने रीजनेबल केयर दिखाई है और आपकी अपनी चीज भी चोरी हो गई, सामने वाले की भी चोरी हो गई, तो आपको कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने रीजनेबल केयर दिखाई थी, ड्यू केयर दिखाई थी। लेकिन इसी एग्जांपल में अगर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करें कि भाई देखो ए बेलर है, बी बेली है, ए बेलर बी बेली। ए ने बी के पास अपनी ज्वेलरी रखवाई है सेफ कस्टडी में, और 3 दिन के लिए रखवाई है, मान लो कि 3 दिन के बाद वापस देनी है। अब बी जो है ना, वो ओन ज्वेलरी, जो उसकी खुद की ज्वेलरी है, बी जो है वो खुद की ज्वेलरी तो कहां रखता है, बी अपनी खुद की ज्वेलरी तो रखता है लॉकर में। और जब ए अपनी ज्वेलरी देके गया बी को, तो बी भाई साहब ने उसकी ज्वेलरी अपने बाहर जो टेबल है, डाइनिंग टेबल, अपने डाइनिंग टेबल पे रखी छोड़ दी, गलती से भूल गया। बी की इंटेंशन गलत नहीं थी, भूल गया, उसने सोचा रात को लॉकर में डाल दूंगा, और वो भूल गया, और वो रखना भूल गया, और उसकी वजह से रात को थीफ आया, चोर आया, और वो जो डाइनिंग टेबल पे ज्वेलरी पड़ी थी वो वाली ज्वेलरी चोरी हो गई। जो ए की ज्वेलरी थी, जो ए की क्या थी ज्वेलरी, वो क्या हो गई, चोरी हो गई, थेफ्ट हो गया, क्या हो गई, चोरी हो गई। अब एक चीज समझो, क्या यहां पे अब बी को कंपनसेशन देना पड़ेगा? यस, देना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे बी की क्या है, नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस के मतलब क्या होता है, लापरवाही है। तो नेग्लिजेंस के केस के अंदर बी को कंपनसेशन देना पड़ेगा, भले ही बी की जो इंटेंशन थी वो जेन्युइन थी, जेन्युइन इंटेंशन थी।
जेन्युइन थी ना, बी की कहीं से भी कोई ये इंटेंशन नहीं थी कि वो ए को धोखा देगा या ए की ज्वेलरी चोरी करवाएगा। बी ने तो ये सोचा था कि यार अभी डाइनिंग टेबल रख देते हैं, मैं आकर एक काम करूंगा, संभाल के रख दूंगा, अभी कोई काम से कुछ काम कर लेता हूं। लेकिन बी ने थोड़ी सी लापरवाही दिखाई और चोर आया और ए की ज्वेलरी चुरा कर ले गया। तो यहां पे बी की इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन बी की लापरवाही है, उसकी वजह से बी को ए को कंपनसेशन देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भले ही बंदा गुड फेथ में हो, भले ही बंदा गुड फेथ में, यहां पे बी गुड फेथ में था, बी ने कोई ए के साथ इच्छा नहीं थी ए को नुकसान पहुंचाने की, लेकिन अगर गुड फेथ में उसने नेग्लिजेंस दिखाई है तो उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा, तो उसको भरना पड़ेगा। ये बात किसने बोली? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक पर्टिकुलर प्रोविजन ने बोली। लेकिन समझने वाली चीज पता है क्या है? पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर गुड फेथ कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, लेकिन उस प्रोविजन के अंदर, बेलर बेली वाले प्रोविजंस में उन्होंने गुड फेथ को नेग्लिजेंस से लिंक कर रखा था। और ये एग्जांपल जो बच्चे मेरे से सीए वाले बच्चे या सीएमए वाले बच्चे, सीएस वाले बच्चे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले पढ़ चुके तो उनको एग्जांपल याद भी आ रहा होगा, मैंने सेम एग्जांपल वहां पे करवाया भी था। इसका एक चीज क्या निकल के आई कि एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर आप गुड फेथ में भी हो और आपकी इंटेंशन जेन्युइन भी है, लेकिन अगर आपने नेग्लिजेंस दिखाई और आपकी नेग्लिजेंस से किसी सामने वाले को लॉस हो गया तो आप जिम्मेवार हो। जैसे यहां पे बी की नेग्लिजेंस से ए को लॉस हो गया तो बी जिम्मेवार है। ये बात तो किसने बोली? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन ने बोली, लेकिन वैसे गुड फेथ वहां डिफाइन नहीं है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? इसने क्या बोला कि जनरली अगर कोई लॉ साइलेंट है तो आप यहां से उस प्रोविजन को वहां लेके जा सकते हो। अब सुनना बड़े ध्यान से, है क्या? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर गुड फेथ कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, लेकिन जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर, जनरल क्लॉजेज एक्ट में गुड फेथ की डेफिनेशन दी हुई है। गुड फेथ की डेफिनेशन दी हुई है, गिवन है, डेफिनेशन इज गिवन इन दैट एक्ट। किस एक्ट? जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर गिवन है। किसकी डेफिनेशन गिवन है? गुड फेथ की। लेकिन जनरल क्लॉज एक्ट में जो गुड फेथ की डेफिनेशन है ना, वो डेफिनेशन ये बोलती है, ध्यान से सुनना, वो गुड फेथ वाली डेफिनेशन ये बोलती है कि किसी बंदे की अगर गुड फेथ में जेन्युइन इंटेंशन है, जेन्युइन इंटेंशन, गुड फेथ में जेन्युइन इंटेंशन, अगर किसी बंदे ने कोई काम गुड फेथ में करा है तो भले ही नेग्लिजेंस हो या ना हो, नेग्लिजेंस हो या नो नेग्लिजेंस ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बंदा जेन्युइन माना जाएगा और उसे कोई कंपनसेशन नहीं देना, और उसे कोई भी कंपनसेशन नहीं देना। इसका मतलब जनरल क्लॉज एक्ट तो ये बोलता है कि जो बंदा गुड फेथ में काम कर रहा है तो भले ही उसके अंदर उसने लापरवाही दिखाई या नहीं दिखाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले वो नेग्लिजेंटली बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा, हमें कोई मतलब नहीं है, वो बंदा जेन्युइन है और वो किसी भी चीज के लिए लायबल नहीं है अगर वो गुड फेथ में। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट से आप लिंक करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो ये बोलता है अगर बंदा गुड फेथ में है और उसकी इंटेंशन जेन्युइन है और अगर वो नेग्लिजेंस नहीं दिखा रहा तो ओके है। जैसे अगर उसने भी अपनी चीज भी सेफ कस्टडी में रखी और सामने वाली चीज भी सेफ कस्टडी में रखी और उसके बाद चोरी होती है तो उसे कंपनसेशन नहीं देना। लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेलर वाले कंसेप्ट में क्या पढ़ा कि अगर कोई बंदा गुड फेथ में है, उसकी इंटेंशन सामने वाले को धोखा देने की नहीं है, लेकिन उसने लापरवाही दिखाई है तो उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर गुड फेथ वाला कंसेप्ट सिर्फ जब आप नेग्लिजेंस बिहेव नहीं करते तभी लगता है। अगर आप नेग्लिजेंट बिहेव करते हो तो गुड फेथ वाली चीज को मानते ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर और आपको कंपनसेशन देना पड़ता है। लेकिन जनरल क्लॉज एक्ट ये बोलता है आप नेग्लिजेंटली बिहेव करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप गुड फेथ में हो तो आपको कंपनसेशन नहीं देना। कॉन्ट्रडिक्शन हो गई इस एक्ट में और उस एक्ट में। तो क्या अब हम ये वाला गुड फेथ को, इस वाले गुड फेथ को हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लेके जाएंगे? हालांकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर गुड फेथ डिफाइन नहीं है कहीं पे भी, तो बेसिकली जनरल क्लॉज एक्ट तो ये बोलता है कि कोई भी चीज अगर किसी भी लॉ में डिफाइन नहीं है सेंट्रल एक्ट में तो आप यहां से ले जाओ। तो लॉ कहता है, अब सब क्लियरिटी समझ आएगी, तो लॉ कहता है आप सिर्फ उसी वर्ड को लेके जाना अगर वो चीज साइलेंट है पहली बात, और दूसरी चीज इस प्रोविजन को वहां ले जाके कोई कंट्रडिक्शन अराइज नहीं हो रही तो। अब प्रॉब्लम क्या है कि गुड फेथ वहां पे डिफाइन नहीं है तो वो चीज साइलेंट तो है, लेकिन अगर हम यहां से प्रोविजन वहां लेके जाएंगे तो कॉन्ट्रडिक्शन तो राइज हो रही है, कॉन्ट्रडिक्शन तो राइज हो रही है, तो हम इस गुड फेथ को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर नहीं लेके जाएंगे। एक चीज क्लियरिटी आई? क्यों नहीं लेके जा रहे? क्योंकि जब हम इस गुड फेथ को वहां लेके जाएंगे तो कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है। क्या कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गुड फेथ के अंदर खाली नेग्लिजेंट बिहेव वालों को नहीं लेता, इन नेग्लिजेंट जो नेग्लिजेंट बिहेव नहीं कर रहे खाली उन्हीं को गुड फेथ वाली जेन्युइन इंटेंशन मानता है, जो नेग्लिजेंट बिहेव कर रहे हैं उनको हम गुड फेथ में गिनते ही नहीं, उन्हें कंपनसेशन देना होता है। लेकिन यहां पे जनरल क्लॉज एक्ट के अकॉर्डिंग बंदा अगर गुड फेथ में है भले वो नेग्लिजेंटली बिहेव करे या ना करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कंपनसेशन नहीं देना, तो कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रही है। और दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गुड फेथ डिफाइन नहीं है, लेकिन स्टिल हम इसे यहां से वहां लेके जाएंगे। क्यों नहीं लेके जाएंगे? क्योंकि सर ये वाला वर्ड गुड फेथ अगर हम वहां लेके गए तो कॉन्ट्रडिक्शन अराइज कर देगा, बेलर बेली वाले प्रोविजन के साथ क्या कर देगा? कॉन्ट्रडिक्शन अराइज कर देगा, इसलिए हम नहीं लेके जाएंगे। और यही लाइन अब यहां पे लिखी हुई है,
अब जरा देख लो, कहता है there is an act in text to provide general definition which shall be applicable to all central act and regulation where there is no definition those act or regulation. अगर किसी दूसरे एक्ट में कोई पर्टिकुलर चीज की डेफिनेशन नहीं दी गई तो आप इस एक्ट से लेके जा सकते हो, unless there is anything repugnant in the subject or context. Unless there is anything repugnant means contradictory. कह रहा है भले मगर कॉन्ट्रडिक्शन राइज नहीं होनी चाहिए, कॉन्ट्रडिक्शन राइज नहीं होनी चाहिए। अगर इधर से वर्ड लेके गए और वहां जाके कॉन्ट्रडिक्शन राइज हो गई तो फिर ये वाले वर्ड को मत लेके जाओ, ये वाले वर्ड को मत लेके जाओ, इस वर्ड को यहीं छोड़ दो, फिर इस वर्ड की इंटरप्रिटेशन वहां मत करना। तो सेम अगर हम गुड फेथ को यहां से उठाकर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ले गए तो ये वर्ड कॉन्ट्रडिक्शन राइज कर देगा, क्योंकि बेलर बेली वाले प्रोविजन कुछ डिफरेंट बोल रहे हैं गुड फेथ को लेके और ये डिफरेंट बोल रहा है। ऑल्दो वो गुड फेथ एग्जैक्टली वहां डिफाइन नहीं है, लेकिन प्रोविजंस में उन्होंने गुड फेथ को नेग्लिजेंट से लिंक करके लिंक करा हुआ वहां पे किसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। तो इसलिए उसने बोला सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट। सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट मींस अगर उसी किसी कंटेक्स्ट में किसी प्रोविजन में इधर के वर्ड को अगर वहां लेके जा रहे हैं और वो उस प्रोविजन से भी अगर कंट्रडिक्शन अराइज कर रहा है तो इस वर्ड को वहां पे नहीं लेके जाएंगे, इस वर्ड को वहां पर नहीं लेके जाएंगे। आई होप आपको ये पहला पैराग्राफ क्लियर हुआ होगा। 40 मिनट होने वाले हैं, अब जाके इसका पहला पैराग्राफ खत्म हुआ है। सोचो कंपनी लॉ से ज्यादा पढ़ाना मुश्किल है, एक एक वर्ड पे खेलना पड़ेगा, इसकी वर्डिंग इतनी टेक्निकल है और पेपर में वेटेज बहुत ज्यादा रखता है, इसलिए हमें तमीज से पढ़ना है। सीए वालों को तो बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, इसलिए एक एक लाइन को पढ़ना है। और अब आपको पहला पैराग्राफ क्लियर हुआ होगा, पहला पैराग्राफ क्लियर हुआ होगा, मजा आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। The General Clauses Act is very effective in the absence of clear definition in the specific enactments. Enactment का मतलब होता है लॉ, एक्ट, एक्ट को ही enactment बोलते हैं। कहता है अगर किसी एक्ट में स्पेसिफिकली उस स्पेसिफिक एक्ट मतलब किसी भी स्पेसिफिक एक्ट में कंपनीज एक्ट, लेबर लॉज के, ग्रेचुटी एक्ट, बोनस एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, कह रहा है किसी भी एक्ट के अंदर अगर कोई प्रोविजंस की डेफिनेशन क्लियर कट नहीं है, एब्सेंट है आगे, एंड वेयर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कहता है दो जगह हम जनरल क्लॉज एक्ट की हेल्प लेते हैं। अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के अंदर कोई कंफ्लिक्ट होता है। अच्छा, बहुत सारे इंडिया में लॉ है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। एग्जांपल लेके बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले, और कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में इफेक्टिव कब हुआ, बेसिकली 26 जनवरी 1950, और आया कब था, बेसिकली 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। तो अगर उससे पहले में, अगर 1949 से पहले की अगर मैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करूं तो बहुत सारे हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 वो हमारा प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 वो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है। अच्छा, इसके अलावा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 वो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है। अगर मैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद की बात करूं तो कंपनीज एक्ट 1956 कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद आया ना, तो वो भी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है। कंपनीज एक्ट 2013 वो भी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 वो भी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है। तो ये बात समझ आती है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे हैं। तो कह रहा है इंडिया के अंदर अगर कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कोई भी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अगर उनको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप इसकी हेल्प ले सकते हो। किसी एक्ट में कोई चीज की डेफिनेशन क्लियर कट नहीं दी गई तो भी आप इस एक्ट की हेल्प ले सकते हो। आगे, द एक्ट गिव्स अ क्लियर सजेशन फॉर द कंफ्लिक्ट। एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैंडेट नहीं कर रहा, सजेस्ट करता है। क्या करता है, सजेस्ट करता है। एक्ट गिव्स क्लियर सजेशन, तो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट मैंडेटरी नहीं कर रहा, सजेशन दे रहा है। किस चीज के लिए, फॉर कंफ्लिक्ट, फॉर द कंफ्लिक्टिंग प्रोविजन एंड डिफरेंशिएट द लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मींस लॉ अकॉर्डिंग टू द कमेंसमेंट एंड एनफोर्समेंट टू अवॉइड अनसर्टेनिटी। अच्छा, कौन सा एक्ट कब आएगा, कब लागू होगा, वो वाली चीज भी इस एक्ट ने बताई। तुम लोगों ने मेरे से एक चीज पढ़ी थी कि कोई भी लॉ जब बनता है तो उसे ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर दिया जाता है, राइट। कोई लॉ जब बनता है उसे ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर दिया जाता है, और पब्लिश करने के बाद अगर कोई डेट बताई है तो वो उस डेट से एप्लीकेबल होगा। अगर कोई डेट नहीं बताई तो जिस दिन पब्लिश किया गया था उसी डेट से एप्लीकेबल होगा। याद होगी ना ये वाली बात, कि मान लो कि अगर कोई इंडिया में लॉ आया, मान लो 1 जनवरी, कोई लॉ आया इंडिया में 1 जनवरी 2019 को, और उसको मतलब लॉ आने का मतलब क्या है, प्रेसिडेंट ने असेंट दी। प्रेसिडेंट ने असेंट कब दी, लॉ बनाने के लिए 1 जनवरी 2019 को, और उस वाले लॉ को पब्लिश कर दिया गया ऑफिशियल गजट के अंदर सेम डे। सेम डे मींस 1 जनवरी 2019 को, सेम डे। लेकिन उस जो ऑफिशियल गजट के अंदर लिख दिया गया कि ये वाला जो लॉ है वो इफेक्टिव होगा 1 सितंबर 2019 से, ये वाला लॉ कमेंस होगा। कमेंस होगा का मतलब क्या होता है,
इफेक्टिव होगा। इसका मतलब बना तो दिया लेकिन इफेक्टिव कब से होगा? 1 सितंबर 2019 से। इसका मतलब कभी कोई लॉ आता था उसको अगर इफेक्टिव करने के लिए डेट बताई गई तो उस डेट से, डेट नहीं बताई तो जिस दिन ऑफिशियल गजट पब्लिश किया गया था उसी डेट से। तो ये वाली बात भी किसने बोली? इसने बोली, इस एक्ट ने बोली, जनरल क्लॉजेज एक्ट ने बोली, जो तुम्हें सिखाता हूं मैं क्लास के अंदर भी। इसका मतलब ये जो कौन सा एक्ट को कब लागू करना है कब नहीं करना कोई अनसर्टेनिटी, तो वो सब बात भी किसने बोली? इस लॉ ने बोली। नीचे क्या बोलता और इस एक्ट का क्या क्या काम है? द जनरल क्लॉज एक्ट हैज बीन इनेक्टेड टू शॉर्टन द लैंग्वेज, शॉर्टन द लैंग्वेज, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्टन लैंग्वेज यूज्ड इन अ पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन। पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है उसकी लैंग्वेज को शॉर्ट करने में भी हेल्प करता है, उसकी लैंग्वेज को शॉर्ट करने में भी हेल्प करता है। जैसे देखो एग्जाम्पल शॉर्ट कैसे किया जा सकता है समझना। मेरे पास मान लो मिस्टर ए है, ये एम्प्लॉयर है, एक पर्सन मिस्टर बी है, ये इस कंपनी का एम्प्लॉय है। ये इस कंपनी का क्या है? एम्प्लॉय है। अब ए ना बी को दो लाइनें बोल रहा है। क्या? ए बी को बोलता है सिंस आई एम द एम्प्लॉयर, so I have a right to remove you from the office। यहां फ्रॉम द ऑफिस का मतलब क्या? जो उस बंदे को पोजीशन दी गई उस पोजीशन से हटा सकता है। और वो आगे बोलता है आई ऑल्सो हैव द पावर, या ऐसे लिख दो ऑफिस की जगह, रिमूव यू फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने एम्प्लॉयमेंट। और वो ऐसे भी बोलता है आई ऑल्सो हैव द पावर टू रिटेन यू, मैं चाहूं तो रिटेन कर दूं, मैं चाहूं तो निकाल दूं। ये सिर्फ दो लाइनें लिखी हैं। अगर इस पूरे लाइन को वो शॉर्ट में ऐसे भी तो लिख सकता था, इन फ्यूचर I may remove you, I may remove you from the employment, from the employment। अच्छा, मे का मतलब क्या होता है? मे बी और मे बी नॉट। मे का मतलब क्या है? मे बी और मे बी नॉट। मेरी मर्जी मैं रिमूव करूं, मेरी मर्जी मैं रिटेन करूं। तो मे वर्ड से आंसर निकल गया। ये जो दो लाइनें लिखी इसको एक लाइन में शॉर्ट कर दिया, इसको एक लाइन में शॉर्ट कर दिया। और वो शॉर्ट कैसे हुआ? मे वर्ड से। कैसे शॉर्ट हुआ? मे वर्ड से। तो मे वर्ड को कैसे यूज करना चाहिए, शेल वर्ड को कैसे यूज करना चाहिए, मे कहां लगेगा, शेल कहां लगेगा, वो वाली बात भी इस एक्ट ने बोली। वो वाली बात भी इस एक्ट ने बोली कि मैं, तुम्हें याद भी होगा मैंने बताया भी था, मे का मतलब ऑप्शनल होता है, शेल का मतलब मैंडेटरी होता है। तो वो वाली बात भी इस चीज ने बोली, इस एक्ट ने बोली। तो हम दो लाइनें लिख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी, सिंस आई एम द एम्प्लॉयर सो आई हैव अ राइट टू रिमूव यू फ्रॉम द ऑफिस या एम्प्लॉयमेंट, आई आल्सो हैव द पावर टू रिटेन यू। इसकी जगह मैं सीधे इतना बोल दूं आई मे रिमूव यू फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है? आई मे बी नॉट। अगर मैं चाहूं तो रिमूव करूं, चाहूं तो मैं ना करूं। दोनों चीजें कुछ भी मैं चाहूं मैं कर सकता हूं। तो एक लाइन ने पूरी 3-4 लाइनें खत्म कर दी। इसको हम बोलते हैं शॉर्टन द लैंग्वेज। तो यही अब वो नीचे बता रहा है। अब जरा देखना, कहता था जनरल क्लॉजेज एक्ट हैज बीन इनेक्टेड टू शॉर्टन द लैंग्वेज यूज्ड इन अ पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन एंड टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड्स। बार बार उन वर्ड्स को रिपीट ना करना पड़े इन द सेम कोर्स ऑफ द सेम पीस ऑफ लेजिस्लेशन। सेम पीस ऑफ लेजिस्लेशन सेम लॉ। एक लॉ को पढ़ते वक्त, एक प्रोविजन को पढ़ते वक्त एक चीज के बारे में अगर बात हो रही है तो बार बार उस चीज को रिपीट ना करो, अलग अलग पॉइंट्स को घुमा फिरा कर आप उसको शॉर्ट में करके बात को खत्म करो। एक्ट इज मीन टू अवॉइड द सुपरफ्लुइटी। सुपरफ्लुइटी समझ आता है? सुपरफ्लुइटी, सुपरफ्लुइटी का मतलब होता है एक्सट्रीम एक्सेस। एक्सट्रीम एक्सेस ऑफ लैंग्वेज इन अ स्टैट्यूट वेयर एवर इट इज पॉसिबल टू, एक्सट्रीम एक्सेस रिपीटिशन लिख दो
कि आप इस एक लॉ के अंदर अगर जितनी ज्यादा एक्सट्रीमली एक्सेसिवली रिपीटिशन हो रही है तो उसको ये क्या करता है, अवॉइड करता है, ये एक्ट अवॉइड करता है, वेयर एवर इट इज पॉसिबल टू डू सो, जहां जहां उसे पॉसिबल लगता है वो करता है। तो अब देखो एग्जाम्पल, वेयर एवर द लॉ प्रोवाइड दैट द कोर्ट विल हैव द पावर टू अपॉइंट, सस्पेंड और रिमूव अ रिसीवर, रिसीवर का मतलब पता है ना आपको, ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो कहता है अगर किसी लॉ ने पावर दे रखी है कोर्ट को कि कोर्ट के पास पावर है वो किस लिक्विडेटर को अपॉइंट करेगा, किसी लिक्विडेटर को अपॉइंट भी कर सकता है, सस्पेंड भी कर सकता है और रिमूव भी कर सकता है। द लेजिस्लेचर सिंपली इनेक्टेड दैट वेयर एवर कन्वीनियंट द कोर्ट में अपॉइंट रिसीवर। तो कहता है जो अगर लेजिस्लेचर चाहे लॉ बनाते वक्त तो इतनी बड़ी सारी बकवास ना लिखे कि कोर्ट हैज द पावर टू अपॉइंट अ पर्सन, कोर्ट हैज द पावर टू सस्पेंड द पर्सन, कोर्ट हैज द पावर टू रिमूव अ पर्सन। वो सीधा लिख सकता है कोर्ट में अपॉइंट रिसीवर। मे का मतलब क्या, कोर्ट की मर्जी है वो अपॉइंट करेगा, मे वर्ड से निकल के आ गया कोर्ट की मर्जी है वो सस्पेंड करेगा, कोर्ट की मर्जी है वो रिमूव करेगा। मे अपॉइंट का क्या, मे बी और मे बी नॉट। तो उसने कहा सीधा एक मे वर्ड से आंसर बदल जाता है, तो आपको इतनी सारी बकवास लिखने की जरूरत नहीं है। तो वही कह रहा है द कोर्ट में अपॉइंट रिसीवर एंड इट वाज इंप्लाइड विद इन द लैंग्वेज दैट इट में आल्सो रिमूव और सस्पेंड। आ गई ना बात। जब उसने इतना लिख दिया कोर्ट में अपॉइंट रिसीवर, उसी के अंदर ये चीज कवर हो रही है कि वो चाहे तो रिमूव करे चाहे तो सस्पेंड करे। मे वर्ड से आंसर निकल के आ गया। तो इतना बड़ा लिख के एक लाइन लिख दे कोर्ट में अपॉइंट रिसीवर, लॉ मेकर लॉ बनाते वक्त। तो उस एक्ट लॉ को शॉर्ट करने के लिए भी हेल्प कौन करता है, कोई भी लॉ बनाते वक्त अगर लॉ को शॉर्ट लैंग्वेज में बनाना है तो वो कैसे बनाना चाहिए, उसको बनाने के लिए लॉ मेकिंग करने में भी हेल्प कौन करता है, ये वाला एक्ट हेल्प करता है। द जनरल क्लॉज एक्ट 1897 वाज इनेक्टेड ऑन 11 मार्च 1897। ये कब बना, 11 मार्च 1897 को आया। टू कंसोलिडेट एंड एक्सटेंड द जनरल क्लॉज एक्ट 1868 एंड 1887। आ गई ना बात। इससे पहले दो थे, मैंने तुम्हें बताया, पहले 1868 था, देन 1887 था, देन 1897 था। तो कह रहा है पहले वाले दो जनरल क्लॉज एक्ट थे उनको कंसोलिडेट भी करा प्लस एक्सटेंड भी करा, मतलब कुछ प्रोविजन नए भी डाले। और कंसोलिडेट मतलब उन वाले के प्रोविजन जो पहले वाले थे वो तो मर्ज करे इसके अंदर, प्लस कुछ नए भी डाले और उसको नया डालकर एक नया एक्ट बनाया 1897 वाला। अब आता है ऑब्जेक्ट, पर्पस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट। अब आपको दोनों ही पर्पस और इंपॉर्टेंस दोनों ही पता है इस एक्ट की क्या है। हाय देखो क्या बोलता है ये, पर्पस और इंपॉर्टेंस। कहां गई वाटर बॉटल, चलो चलो देखो भाई, एक मिनट रुको मैं वाटर बॉटल ले लूं। हाँ भाई पढ़े आगे। कहता है द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एक्ट आर सेवरल, नेमली सेवरल मींस मल्टीपल। इस एक्ट के कई ऑब्जेक्ट है, जरा देखो। पहला टू शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ सेंट्रल एक्ट। शॉर्टन लैंग्वेज कैसे होती है अब आपने देख लिया ऊपर। नेक्स्ट टू प्रोवाइड एज फॉर एज पॉसिबल फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सप्रेशन इन द सेंट्रल एक्ट बाय गिविंग डेफिनेशन ऑफ अ सीरीज ऑफ टर्म्स इन कॉमन यूज। जो अच्छा यर वर्ड कॉमन यूज में आता है, ही इंक्लूड शी कॉमन यूज में आता है। तो कह रहे सीरीज ऑफ डेफिनेशन दी इन्होंने, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, गुड फेथ कॉमन यूज में आता है। तो सीरीज ऑफ डेफिनेशन दी इन्होंने इस एक्ट के अंदर की जो अगर किसी और एक्ट में नहीं है तो यहां से उठा लो जो जनरल डेफिनेशंस हैं। आगे the purpose of general clause act is to place in one single statute means law different provision as regard interpretation of words and legal principle which would otherwise have to be specified separately in many different acts and regulations। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब समझना। देखो एक चीज होती है जनरल क्लॉज एक्ट को कह रहा लाने का पर्पस क्या था कि देखो आपने ईयर वर्ड यहां डिफाइन कर दिया, बहुत सारे वर्ड यहां डिफाइन कर दिए, अभी तुम पढ़ोगे मेरे से बहुत सारी डेफिनेशन इस एक्ट के अंदर। तो लॉ कहता है हमने ऐसा इसलिए करा कि एक्ट बनाकर बहुत सारी जो जनरल डेफिनेशन जो जनरल यूज में हर एक्ट में आ सकती हैं, हमने उसको एक जगह लिख दिया इसी जगह पे और हर एक्ट में डिफाइन नहीं करा ताकि वो एक्ट बड़ा ना हो। अच्छा एक बात बताओ, कंपनी लॉ जब पढ़ते हो तो कंपनी वर्ड पूरे एक्ट में कितनी बार यूज होता है, लेकिन क्या वो हर सेक्शन में उसको कंपनी वर्ड को डिफाइन करते हैं? स्टार्टिंग में डेफिनेशन सेक्शन में 2+20 में उन्होंने कंपनी समझा दिया और उन्होंने ये बोल दिया पूरे एक्ट में कंपनी ये है। तो सेम उन्होंने क्या करा कि हर एक्ट में इस एक एक वर्ड को बार बार, क्योंकि ये यर वर्ड गुड फेथ वर्ड हर एक्ट में ज्यादातर यूज होते हैं, तो हर एक्ट में उन वर्ड को डिफाइन ना करना पड़े तो उन्होंने खाली इस एक्ट में डिफाइन कर दिया और ये बोल दिया कि जिस एक्ट को भी इस वर्ड को अगर इंटरप्रेट करना तो आप मतलब गुड फेथ वर्ड को इंटरप्रेट करना है, यर वर्ड को इंटरप्रेट करना है, ऐसे बहुत सारे वर्ड है, तो आप उन एक्ट में अगर नहीं है तो आप इधर आ जाओ, हम उस एक्ट में हमने नहीं भी लिखा तो कोई बात नहीं, आप यहां से आकर उठा लो। अच्छा ऐसा क्यों करा? ताकि रिपीटिशन ना हो, रिपीटिशन ना हो, हर चीज को बार बार हर जगह ना लिखना पड़े, एक ही जगह पर उठाकर लिख दिया। आगे in many different, so whatever general clause act says whether as regard the meaning of the words or as regard legal principle have to be read in every statute which it applies। आ गई ना बात। तो जो भी जनरल क्लॉज एक्ट कह रहा है और हर एक्ट के अंदर अगर वो आ रहा है, अगर वो वर्ड वहां पे डिफाइन नहीं है तो आप यहां से लेके जा सकते हो, लेकिन एक चीज क्या याद रखनी है,
अगर यहां से वर्ड ले जाकर कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रही है तो फिर इस वर्ड को इग्नोर कर दोगे, इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने तुम्हारे को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला दिया। नीचे क्या कहता है, जैसे एग्जांपल बता रहा है कि माइंस एक्ट है इंडिया के अंदर, एक माइंस एक्ट 1923, उसका जनरल क्लॉज एक्ट का सेक्शन 24 को वहां अप्लाई करा। मतलब अभी तुम्हें पढ़ोगे मेरे से सेक्शन 24 जनरल क्लॉज एक्ट का, तो जो सेक्शन 24 जनरल क्लॉज एक्ट का है उसको कहां पे अप्लाई करा, माइंस एक्ट में अप्लाई करा। उन्होंने कहां अप्लाई करा, माइंस एक्ट में। अच्छा क्यों अप्लाई करा, क्योंकि वो प्रोविजन वहां साइलेंट होगा तो यहां से उठा लिया। तो ऐसे कह रहा बहुत सारे प्रोविजन अलग अलग जगह पे उठाकर लेके जाए जाते हैं। कहता था जनरल क्लॉज एक्ट डज मेक्स प्रोविजन एज टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरल एक्ट्स। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन, कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। हालांकि तुम्हें एक चीज बता दूं, कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन में भी फर्क होता है, लेकिन वो मैं अभी नहीं बता रहा। जब तुम लोग मेरे से इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ोगे वहां पे मैंने ऑलरेडी समझा रखा है कि कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन में फर्क क्या होता है। अभी सिर्फ इतना मान लो, कंस्ट्रक्शन मींस इंटरप्रिटेशन। तो वो क्या कहता है thus the general clauses act thus makes provisions as to the construction of general clause act and other laws of all India application। वो कहता है जनरल क्लॉज एक्ट जनरली फिर अदर लॉज जितने भी जिनके ऑल ओवर इंडिया पे लगते हैं, मतलब सेंट्रल एक्ट की बात हो गई, कह रहा है जनरल क्लॉज एक्ट जितने भी ऑल ओवर इंडिया में सेंट्रल एक्ट लगते हैं सबको हेल्प करता है अपने प्रोविजंस देकर। Its importance therefore is in point of the number of enactment to which it applies is obvious। तो कह रहा है जब हर एक्ट को हेल्प कर रहा है तो ऑब्वियस है ये एक्ट खुद कितना अपने आप में इंपॉर्टेंट है। नीचे क्या आता है, मच मोर however can be said about the importance of an interpretation act which has been called the law of all laws। तो कह रहा है ये कहना गलत नहीं रहेगा कि हम इसे लॉ ऑफ ऑल लॉज भी बोल सकते हैं, क्योंकि हर लॉ को इंटरप्रेट करने में ये लॉ हेल्प करता है, तो इसीलिए हम इसे लॉ ऑफ ऑल लॉज भी बोलते हैं। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इन सो फार एज सर्टेनिटी इन द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ is a desideratum मतलब necessity itself, an interpretation act seeks to introduce that certainly in the limited sphere in which it operates। तो कहता है जनरली हर एक्ट के अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट्स को इंटरप्रेट करने की जरूरत पड़ती है, तो ये वाला एक्ट, वो कह रहा है जनरल क्लॉज एक्ट को जनरली इंटरप्रिटेशन एक्ट भी बोलते हैं, तो ये एक्ट वहां पे हेल्प करता है। और मगर इसका एक दायरा जो है एक लिमिटेड है। लिमिटेड क्यों है कि भाई ये इसका दायरा लिमिटेड है कि भाई जाएगा जरूर वहां पे, अगर कंट्राडिक्शन होगी तो वापस आ जाएगा, अगर कोई भी उस एक्ट से कंट्राडिक्शन होगी तो ये वाले प्रोविजन नहीं लगेंगे। नीचे thus we can see that the purpose of this act itself mentions the importance of that। कह रहा है इंश्योरेंस का मतलब जाहिर कर रहा है, कह रहा है इस एक्ट का पर्पस ही इस एक्ट की इंपॉर्टेंस जाहिर कर रहा है, वो आपने देख ही लिया। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट। अब बड़े ध्यान से सुनना, एप्लीकेशन का मतलब क्या है जरा सुनना। एप्लीकेशन का मतलब होता है जनरल क्लॉज एक्ट कहां लगता है, जैसे तुम लोगों ने पढ़ा था ना, तुम्हें मैंने बताई भी थी ये बात कि जनरली तुमने देखा होगा किसी एक्ट में, हर एक्ट में लिखा होता है हर एक्ट में एक टेरिटोरियल एक्सटेंट होता है सेक्शन 1 के अंदर, ज्यादातर तुमने देखा होगा। जैसे कंपनीज एक्ट में भी लिखा हुआ है कि इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ऐसे लिखा होता है ना, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। और मैंने तुम्हें बता भी रखा है कि जब इतना लिख के छोड़ दिया जाए तो हम मान के चलते हैं इंक्लूडिंग जे एंड के। वैसे तुम्हारे को एक चीज नॉलेज के लिए बता दूं, पहले तो जम्मू एंड कश्मीर पे जो लॉ थे वो कुछ लॉज नहीं लगते थे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं लगता था जम्मू एंड कश्मीर पे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सक्लूडिंग जे एंड के था। सेम सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी एक्सक्लूडिंग जे एंड के था। और यहां तक कि उसको छोड़ो, जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो तो इंक्लूडिंग जे एंड के है, ये तो इंक्लूडिंग है, लेकिन जो कंपनीज एक्ट 1956 था वो एक्सक्लूडिंग जे एंड के था। मतलब वो वाला लॉ पूरे इंडिया पे लगता था जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। लेकिन आपको पता है इंडिया में एक आर्टिकल 370 होता था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, धारा 370, जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देती थी, स्पेशल स्टेटस देती थी। उसकी वजह से इंडिया के बहुत सारे प्रोविजन जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं लगते थे, लेकिन आर्टिकल 370 स्टक कर दिया गया है, अबॉलिश कर दिया गया है, जिसकी वजह से आज की डेट में अब जो पहले लॉ जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं लगते थे वो लगते हैं। तो आज के डेट में तो सारे लॉ इंक्लूडिंग जे एंड के होते हैं। कुछ लॉ अभी भी छोड़े गए हैं, वो अलग तरीके से बताएगा, उनके लिए स्पेसिफिक एक्सेप्शन क्रिएट की गई है, लेकिन बेसिकली अब 99% आज के डेट में सारे लॉ क्या लगते हैं, इंक्लूडिंग जे एंड के होते हैं। अब जम्मू एंड कश्मीर पे इंडिया के सारे लॉ लगते हैं। तो वो ये कह रहा है कि जो जनरल क्लॉजेज एक्ट है,
उसका कोई टेरिटोरियल एक्सटेंट है ही नहीं, उसका कोई टेरिटोरियल एक्सटेंट नहीं है। मतलब क्या कि इस जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया सो एंड सो। वो कह रहा है उसका रीजन क्या है, कह रहा है जनरल क्लॉज एक्ट दूसरे एक्ट को पढ़ने में हेल्प करता है। तो कह रहा है दूसरा एक्ट जो है वो जहां तक जाएगा वहां वहां जनरल क्लॉजेज एक्ट भी जाएगा। अगर दूसरा एक्ट नहीं जाएगा वहां तक तो जनरल क्लॉज एक्ट भी उसके साथ साथ नहीं जाएगा। जैसे एग्जांपल लेके बात करें कि कंपनीज एक्ट 1956 होल इंडिया पे अप्लाई होता था, लेकिन एक्सक्लूडिंग जे एंड के होता था, एक्सक्लूडिंग जे एंड के होता था। इसका मतलब कंपनीज एक्ट 1956 वाला पूरे इंडिया में लगता है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। तो इसका मतलब, और जनरल क्लॉजेज एक्ट तो उस टाइम पे भी इंडिया में था, क्योंकि जनरल क्लॉजेज एक्ट आप कब का एक्ट है जरा खुद देख लो, 1897 का, और हम किसकी बात कर रहे हैं, 1956 की। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट उस टाइम में इंडिया में था, लेकिन कंपनीज एक्ट 1956 जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं लगता था। तो इसका मतलब ये था कि अगर हम कंपनीज एक्ट में जनरल क्लॉजेज एक्ट की हेल्प लेंगे तो इंडिया के अंदर ही लेंगे, जम्मू एंड कश्मीर वाले पोर्शन को छोड़कर, कि जनरल क्लॉजेज एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं लगेगा कंपनी एक्ट के रिगार्ड में। कंपनी एक्ट के रिगार्ड में जनरल क्लॉजेज एक्ट खाली इंडिया के बाकी पूरे पोर्शन में लगेगा। अगर आपको कंपनी एक्ट में जनरल क्लॉजेज एक्ट की हेल्प लेनी है तो पूरे इंडिया में लो, और जम्मू एंड कश्मीर पे क्योंकि कंपनी एक्ट नहीं लग रहा तो कंपनी एक्ट का कोई भी प्रोविजन की हेल्प जनरल क्लॉजेज एक्ट से जोड़कर जम्मू एंड कश्मीर में नहीं ली जाएगी, जनरल क्लॉजेज एक्ट से निकालकर जम्मू एंड कश्मीर में नहीं ली जाएगी। लेकिन जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो पूरे इंडिया पे लगता है, होल इंडिया पे लगता है, इंक्लूडिंग जे एंड के। तो इसका मतलब क्या है कि आज जो पूरा कंपनी एक्ट है पूरे इंडिया में लगता है, इंक्लूडिंग जे एंड के। तो इसका मतलब जनरल क्लॉजेज एक्ट से अगर हम कोई भी प्रोविजन उठाएंगे कंपनी एक्ट में हेल्प लेने के, तो इंडिया में तो लगेगा, साथ में जम्मू एंड कश्मीर में भी लगेगा, क्योंकि अब कंपनी एक्ट पूरे इंडिया पे लगता है। तो सेम वो ये कह रहा है कि जो जो एक्ट जिस जिस जगह पे लगते हैं इंडिया में, अगर जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं लगते थे जैसे पहले, तो जनरल क्लॉजेज एक्ट की जब आप हेल्प लोगे तो जम्मू एंड जनरल क्लॉजेज एक्ट भी उस एक्ट के रिगार्ड में जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं लगेगा, बाकी जगहों पे लगेगा। लेकिन अगर कोई एक्ट पूरे इंडिया पे लग रहा है इंक्लूडिंग जे एंड के, तो जनरल क्लॉजेज एक्ट भी उस एक्ट के रिगार्ड में पूरे इंडिया पे लगेगा। इसका मतलब जनरल क्लॉजेज एक्ट की खुद की कोई टेरिटरी नहीं है, ये तो पीछे पीछे चलते, तो चल में आई है ना, तो चल में आई, जहां जहां तू जाएगी वहां मैं, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगी, या ऐसे कह ले जहां जहां तू जाएगी वह तेरे पीछे पीछे आऊंगा, है ना। अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर जाऊंगी तो वो भी पीछे पीछे जम्मू एंड कश्मीर आएगा, मैं जम्मू एंड कश्मीर नहीं जाऊंगा तो वो भी पीछे पीछे जम्मू एंड कश्मीर नहीं आएगी, ऐसा मान लो। साथ साथ रहती है हमारे, है ना, छोड़ के नहीं जाएगी, प्यार बहुत है इसका। हाँ चलो यार पढ़े, आगे बढ़े भाई। देखते हो ना तुम लोग, मजे ले लिया करो। देखो तुम्हें पता है मैं क्लास में कैसे मजे लेता हूँ। अब मजबूरी मेरी ये हो गई है कि बच्चे सामने है नहीं, कैमरे से बात करनी पड़ती है। घर जाके जब जब तुम्हारे पास वीडियो आती है ना तो देख के फीडबैक दिया करो, सर आज मजे आ रहे थे वीडियो देख के, हमें भी अच्छा लगे कि बच्चे मजे ले रहे हैं हमारी वीडियो देख के, है ना। तो बड़े आगे चलो, नीचे क्या बोलता है, द एक्ट नॉट डिफाइंस एनी टेरिटोरियल एक्सटेंट क्लॉज। ये एक्ट कोई टेरिटोरियल एक्सटेंट बताता ही नहीं है कि एक्ट कहां तक लगेगा, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग वगैरह वगैरह। इट्स इंक्लूडिंग जे एंड के, एक्सक्लूडिंग जे एंड के, देखा ना, एक्ट नॉट डिफाइंस एनी टेरिटोरियल एक्सटेंट क्लॉज, पेपर में क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में। आगे, इट्स एप्लीकेशन इज प्राइमरी विद रेफरेंस टू ऑल सेंट्रल एक्ट्स। आ गई ना बात, इसकी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मींस ये कहां अप्लाई होगा, ये डिपेंड करता है सेंट्रल एक्ट्स के ऊपर, अदर सेंट्रल एक्ट्स के ऊपर, अदर एक्ट्स जैसे कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट वगैरह, कि अगर अदर वाले उस जगह पे लग रहे हैं तो ये भी लगेगा, अदर वाले उस जगह पे नहीं लग रहे तो ये भी नहीं लगेगा। It is in a sense a part of every central act or regulations. If a central act is extended to any territory, the general clause act would also be deemed to be applicable in that territory. आ गई ना बात। कहता है अगर कोई सेंट्रल एक्ट किसी टेरिटरी पे एक्सटेंड होता है, जैसे कंपनीज एक्ट 1956 जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं लगता था लेकिन अब लगता है, तो सेम जनरल क्लॉज एक्ट भी अब जम्मू एंड कश्मीर पे लगेगा, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 भी लग रहा है तो अब ये भी उसके साथ साथ लगेगा कंपनी एक्ट में हेल्प लेने के लिए। आगे, एंड वुड अप्लाई इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट सेंट्रल एक्ट। कंस्ट्रक्शन मींस इंटरप्रिटेशन। और अब जब हम उस कंपनी एक्ट को जम्मू एंड कश्मीर में लगाकर पढ़ेंगे तो हम साथ में, अगर जम्मू एंड कश्मीर में कंपनी एक्ट को पढ़ते वक्त कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम जम्मू एंड कश्मीर में जनरल क्लॉज एक्ट की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर में हमारा इंडिया वाला कंपनी लॉ लगता है तो जनरल क्लॉज एक्ट भी लगेगा। आगे, द प्रोविजन ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट आर मेयर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड इट अप्लाई ऑटोमेटिकली इन ईच एंड एवरी केस, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस ऑफ ईच केस। कह रहा है ये तो जनरल एक्ट जो मेयर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है ऑटोमेटिकली लगेंगे, फैक्ट्स पे डिपेंड करता है कि आपका लॉ वहां लग रहा है या नहीं लग रहा। कहता है, अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बेसिक बात बता रहा है, तुम्हें पता ही ऑलरेडी। कह रहा है कुछ कंट्रीज के अंदर इस एक्ट को, हमारे इंडिया में इसको जनरल क्लॉज एक्ट बोलते हैं और कुछ कंट्रीज के अंदर इसको इंटरप्रिटेशन एक्ट बोलते हैं, बात एक ही है।
अच्छा, जनरल क्लॉज एक्ट और लॉस को इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है, तो कुछ कंट्रीज उसको इंटरप्रिटेशन एक्ट बोल देती हैं। हमारे इंडिया वालों ने उसको जनरल क्लॉज एक्ट यूनिक दिखाने के लिए कर दी कि नहीं तुम बोलो इंटरप्रिटेशन, हम तो क्या बोलेंगे जनरल क्लॉजेस, हम थोड़ा हटके लगना चाहिए ना कि जनरल क्लॉजेस मतलब वही निकल रहा है कि जनरली इस एक्ट के सारे क्लॉजेस को हम अलग अलग जगह पे ले जाकर इंटरप्रेट करके हेल्प लेंगे। तो इंटरप्रेट करके हेल्प लेंगे तो मतलब क्या, ये एक्ट अदर लॉज को इंटरप्रेट करने में हेल्प कर रहा है। तो कह रहा है कुछ कंट्रीज के अंदर इसको इंटरप्रिटेशन एक्ट बोलते हैं जनरल क्लॉज एक्ट को, और कुछ कंट्रीज के अंदर इसको जनरल क्लॉजेज एक्ट बोलते हैं। देखो कहता है इन मैनी कंट्रीज लेजिस्लेचर सिमिलर टू, लेजिस्लेचर मींस लॉज जो सिमिलर टू जनरल क्लॉज एक्ट है और कॉल्ड इंटरप्रिटेशन एक्ट। कह रहा है कुछ कंट्रियों में, जैसे इंडिया में जनरल क्लॉज एक्ट है, कुछ कंट्रीज में सिमिलर एक्ट्स को क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन एक्ट बोलते हैं। बट एज द प्रोविजन ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट विद वेदर रिलेटिंग टू डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ द वर्ड्स और डीलिंग विद द कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब इंटरप्रेट करने में अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी, आर सो फार में बी नेसेसरी कॉमन टू एवरी सेंटर एक्ट, द टाइटल जनरल क्लॉज एक्ट इज नॉट लेस एप्रोप्रिएट देन द इंटरप्रिटेशन एक्ट। कह रहा है लेकिन क्योंकि इस एक्ट के हर वर्ड को, हर डेफिनेशन को हम दूसरी जगहों पे लेकर जाते ही हैं और इंटरप्रिटेशन करने में हेल्प करते ही हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आप लोग इंटरप्रिटेशन बोल रहे हो, अगर हम जनरल क्लॉज एक्ट भी बोल रहे हैं तो हम गलत नहीं बोल रहे कि जनरली इस एक्ट के सारे प्रोविजन अलग अलग जगहों पे लग जाते हैं, तो वो भी ठीक है, तुम्हारा भी ठीक है, हमारा भी ठीक है, हम तो ये बता रहे हैं, इंडिया वाले तो ये बता रहे हैं तुम रखो इंटरप्रिटेशन, हमने जो रखा है वो भी ठीक है, वो भी कोई गलत एप्रोप्रिएट नहीं है, हमने भी सही रखा है। आगे The Supreme Court had observed in the case of Chief Inspector Mines versus Casey Thapar, इस केस में क्या हुआ था, whatever the General Clause Act says, whether as regard the meaning of the words or as regard the legal principle, has to be read in every act to which it applies। कह रहा जो भी है इस एक्ट के वर्ड्स प्रिंसिपल्स कह रहे हैं अदर एक्ट में इसकी हेल्प ली जाएगी। अब क्या आता है जरा देखते हैं, चलो देखते हैं क्या है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, द स्कोप एंड इफेक्ट ऑफ ईच सेक्शन डिपेंड्स अपॉन द टेक्स्ट ऑफ द पर्टिकुलर सेक्शन। इस एक्ट का स्कोप क्या है और इफेक्ट क्या डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर सेक्शन पे। इफेक्ट द स्कोप एंड इफेक्ट ऑफ ईच सेक्शन डिपेंड्स अपॉन द टेक्स्ट ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन, मतलब उस सेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है उस पर डिपेंड करेगा कि इस एक्ट के प्रोविजन लगेंगे या नहीं लगेंगे। एग्जाम्पल सेक्शन 3 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट विच डील्स विद डेफिनेशनल क्लॉज applies to General Clauses Act itself and to all the Central Acts regulations made after the commencement of General Clauses Act 1897। बड़े ध्यान से सुनना, मैं बोलने के जा रहा हूं। जैसे तुमने देखा कि किसी भी एक्ट में जो ज्यादातर डेफिनेशंस होती हैं, डेफिनेशंस, और डेफिनेशन क्यों दी जाती हैं, रिपीटेशन रोकने के लिए। जैसे कंपनी लॉ में सेक्शन 2 में डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्लॉज 68 प्राइवेट कंपनी, 2 क्लॉज 20 कंपनी, 2 क्लॉज 11 बॉडी कॉर्पोरेट, ऐसे इनकम टैक्स एक्ट में भी डेफिनेशन है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज एच में कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन है। तो ज्यादातर हमने देखा कि जो डेफिनेशन सेक्शन होता है ना वो सेक्शन 2 में होता है। ज्यादातर किसी भी एक्ट में जो डेफिनेशन सेक्शन होता है वो कहां होता है, सेक्शन 2 में। और डेफिनेशन सेक्शन पोर्शन क्यों डाला जाता है, ताकि रिपीटेशन ना हो, हर सेक्शन में अलग अलग डेफिनेशन ना देनी पड़े, तो एक ही बार हम डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर देते हैं और बोलते हैं कि पूरे एक्ट में इस डेफिनेशन का मतलब, इस वर्ड का मतलब वो है जो इन डेफिनेशन में दिया गया है। लेकिन वो क्या कह रहा है, और ना बहुत सारे लोग ना रट लेते हैं कि डेफिनेशन जो होंगी ना वो सेक्शन 2 में ही आती हैं। ऐसा नहीं है। कंपनीज एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट में जो डेफिनेशंस हैं वो सेक्शन 2 में है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी 2 में है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी सेक्शन 2 में है। इनकम टैक्स एक्ट में भी 2 में है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंडिया में एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, उसमें जो डेफिनेशंस हैं वो सेक्शन 5 में है। अगर मैं आपसे बात करूं जनरल क्लॉजेज एक्ट जो भी हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो डेफिनेशन है वो 3 सेक्शंस के अंदर बटी हुई है। इसमें डेफिनेशन एक सेक्शन 3 में है, सेक्शन 4 में है और सेक्शन 4A में है। डेफिनेशंस है। अच्छा, तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि रटना नहीं है कि डेफिनेशन हमेशा सेक्शन 2 में होती है। डेफिनेशन हर एक्ट में अलग अलग होती है, मगर यह देखा जा रहा है कि डेफिनेशन इनिशियल सेक्शंस में होती है। किसमें होती है, इनिशियल 1 2 3 4 5 6 ऐसा चलेगा। ज्यादातर ये देखा गया कि इनिशियल सेक्शंस में होती है, ज्यादा आगे सेक्शनों में नहीं होती। लेकिन ये नहीं रटना कि सेक्शन 2 में ही होती है, अलग अलग एक्ट में डेफिनेशन अलग अलग सेक्शंस में दी गई हुई है। अब वो क्या कह रहा है
कि देखो जैसे, अच्छा एक बात बताओ, जो कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन है, कंपनीज एक्ट में जो डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 में, वो पूरे कंपनी एक्ट पे लगती हैं, पूरे कंपनीज एक्ट पे लगती हैं, राइट। सेम जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे पूरे पे लगती हैं। तो ऐसे ही वो कह रहा है कि जो बैंक जनरल क्लॉजेज एक्ट है, जो जनरल क्लॉजेज एक्ट है उसके अंदर जो डेफिनेशंस दी गई हैं, सेक्शन 3 है उसमें जो डेफिनेशन दी गई है वो जनरल डेफिनेशन है। जनरल मींस जो हर जगह लग सकती हैं। तो वो कह रहा है जो सेक्शन 3 में डेफिनेशन दी गई है वो जनरल क्लॉजेज एक्ट पे भी लगेगी। जैसे कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन पूरे कंपनी एक्ट में हेल्प ली जाती है, तो सेम जनरल क्लॉज एक्ट की डेफिनेशन जो सेक्शन 3 में दी गई है वो पूरे जनरल क्लॉज एक्ट को पढ़ने में उसकी हेल्प ली जाएगी। प्लस में कह रहा है ऑल सेंट्रल एक्ट्स, जितने भी सेंट्रल एक्ट्स हैं विच केम इनटू फोर्स after the commencement of जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। कह रहा है जनरल क्लॉजेज एक्ट में, आपको पता है क्योंकि जनरल क्लॉजेज एक्ट की हेल्प हम अदर एक्ट्स में भी लेते हैं, तो कह रहा है जो जनरल क्लॉजेज एक्ट के जो सेक्शन 3 में डेफिनेशन दी गई है, अभी पढ़ूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी डेफिनेशन है और उन डेफिनेशन में से किसी एक डेफिनेशन पे क्वेश्चन बनता ही है पेपर में। तो कह रहा है जनरल क्लॉजेज एक्ट में सेक्शन 3 में जो डेफिनेशन दी गई है वो जनरल क्लॉजेज एक्ट के जितने प्रोविजन है उनमें तो उसकी हेल्प लेंगे ही लेंगे उन डेफिनेशंस की। उसके अलावा जितने भी सेंट्रल एक्ट 1897 में जब ये एक्ट आया उसके बाद आए हैं, जितने भी सेंट्रल एक्ट 1897 के बाद आए हैं उन पे भी लगेगी। जैसे एग्जांपल लेके बात करें 1897 के बाद अगर हम बात करें तो कंपनीज एक्ट जो पहले था 1913, 1956, 2013, ये तो कंपनीज एक्ट की बात कर रहा हूं। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट 1961 वगैरह वगैरह, ये सारे वो वाले लॉज हैं जो कब आए हैं 1897 के बाद आए हैं। तो इनमें से किसी भी एक्ट में अगर इन सेक्शन 3 वाली डेफिनेशंस की हेल्प लेनी है तो ले सकते हैं, इन सेक्शन 3 वाली डेफिनेशंस की हेल्प लेनी है तो ले सकते हैं। तो वो क्या कह रहा है, सेक्शन 3 में जो डेफिनेशन दी गई है वो जनरल डेफिनेशन है, वो सेक्शन 3 वाली डेफिनेशन इस एक्ट में तो लगेंगी इस एक्ट में प्रोविजंस को रीड करने के लिए। इसके अलावा जो एक्ट 1897 के बाद आए हैं उनमें भी अगर इस सेक्शन 3 की डेफिनेशंस की हेल्प लेनी है जनरल क्लॉज एक्ट की तो ले सकते हैं। अब आगे क्या बोलता है, एक तो ये बात हो गई, पहले ये पढ़ते हैं। तो एग्जांपल सेक्शन 3 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट व्हिच डील्स विद द डेफिनेशनल क्लॉज अप्लाइज टू द जनरल क्लॉज एक्ट इटसेल्फ। सेक्शन 3 में डेफिनेशन है जनरल क्लॉज एक्ट इटसेल्फ मतलब उस पे भी लगती है। एंड टू ऑल द सेंट्रल एक्ट्स एंड रेगुलेशंस मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट 1897, और वो सारे सेंट्रल लॉज और रेगुलेशंस जो 1897 के बाद, अच्छा वर्ड क्या रेगुलेशंस, जैसे बहुत सारी रेगुलेशंस हैं इंडिया के अंदर, जैसे अगर तुम्हारे को बताऊं तो सेबी की रेगुलेशंस हैं, जैसे सेबी की इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस। सेबी की इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस हैं, रेगुलेशंस हैं 2015। सेबी की इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015 है। अच्छा वो कब आई हैं 1897 के बाद, तो उन रेगुलेशंस में ये एक्ट नहीं है, रेगुलेशंस है, उन रेगुलेशंस में भी अगर जनरल क्लॉज एक्ट की हेल्प लेनी तो ले सकते हैं। सेम इंडिया में सेबी टेक ओवर कोड रेगुलेशंस हैं, सेबी टेक ओवर कोड रेगुलेशंस हैं 2011। क्या उनमें इनकी हेल्प लेनी है तो ले सकते हैं, यस ले सकते हैं। तो मतलब जो भी लॉ कब आए 1897 के बाद, या रेगुलेशंस, या तो इसने बोला ना किन किन में हेल्प ले सकते हैं, जितने भी सेंट्रल एक्ट है और रेगुलेशंस है, और वर्ड क्या सेंट्रल एक्ट नॉट स्टेट एक्ट, और रेगुलेशंस, तो रेगुलेशन भी बेसिकली सेबी की जो रेगुलेशंस होती है सेंट्रल ही होती हैं, तो उन पे भी लगेंगी। अगर उन रेगुलेशंस में भी किसी वर्ड को हेल्प लेनी है अगर जनरल क्लॉज एक्ट की तो ले सकती है। आगे फिर उसके बाद क्या बोलता है, सिमिलरली सेक्शन 4 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट which deals with the application of the foregoing definition to previous enactment। foregoing means जो पहले वाले एक्ट है previous enactment applies to central acts after January 3, 1868
एंड 1887। आपको पता होगा ना कि आपने सबसे पहले पढ़ा था कि 1868 वाला आया था जनरल प्रोजेक्ट। पहले कब आया था? 1868 में, फिर उसके बाद 1887 में, फिर उसके बाद 1897 में। तो सेक्शन 1897 एंड आफ्टर में जितनी भी डेफिनेशंस की हेल्प लेनी है तो सेक्शन 3 लगेगा। कह रहा है इनसे पहले वाले जो एक्ट हैं, जो 1897 से पहले एक्ट बन चुके हैं, अगर उनको इस एक्ट की डेफिनेशन की हेल्प लेनी है तो सेक्शन 4 वाली डेफिनेशंस की हेल्प लेंगे। वो किसकी लेंगे? सेक्शन 4 वाली डेफिनेशंस की हेल्प लेंगे। अच्छा, अगर इसके एग्जांपल से बात करें, 1897 से पहले इंडिया में कौन कौन से एक्ट थे? अगर मैं तुमसे बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एक्ट 1872, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, ये वो वाले एक्ट हैं जो इंडिया में 1897 से पहले आ चुके थे। तो उनके इन एक्ट में अगर किसी जनरल क्लॉज एक्ट की हेल्प लेनी है तो हम उन वाली डेफिनेशंस की हेल्प लेंगे जो सेक्शन 4 में दी गई हैं। जो कहां दी गई है? सेक्शन 4 में। तो सेक्शन 3 वाली डेफिनेशंस की हेल्प कहां लेंगे? जो जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर खुद पढ़ते वक्त भी, और जनरल क्लॉज एक्ट के अलावा अदर सेंट्रल एक्ट्स में उनमें भी जो 1897 के बाद आए हैं। और सेक्शन 4 वाली डेफिनेशंस जो दी गई हैं उनकी हेल्प कब लेंगे? उन वाले एक्ट में इंटरप्रेट करते वक्त जो एक्ट 1897 से पहले के हैं, 1887 के बाद जो आए हैं या 1868 के बाद जो आए हैं। अच्छा, इसके अलावा सेक्शन 4A एक और है सेक्शन 4A। अगर मैं उसकी बात करूं तो वो एक ऐसा है, वो मिक्स है। वो 1897 के कुछ प्रोविजंस के बाद वालों पे भी लगते हैं, कुछ पहले वालों पे भी लगते हैं, वो मिक्स है। और 4A नाम से क्लियर, और अमेंडमेंट है तो वो बाद में आई है, पहले नहीं थी। तो अब आपको समझ आ गया कि जो सेक्ट की 3 डेफिनेशन है, तीन सेक्शंस में डेफिनेशन दी गई है, उनका रोल क्या है। सेक्शन 3 इस एक्ट के 3 सेक्शंस कौन कौन से? सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 4A, तीनों में डेफिनेशन दी गई है अलग अलग। 3 वाली डेफिनेशन कब लगेंगी? एक तो जनरल क्लॉज एक्ट पे लगेंगी, और इसके अलावा जनरल क्लॉज एक्ट के अलावा 1897 के बाद जितने सेंट्रल एक्ट है उन पे भी लगेंगे और रेगुलेशंस पे भी लगेंगी। 4 वाली डेफिनेशन कब लगेंगी? जो 1897 से पहले वाले एक्ट है उन पे लगेंगी। और जो ऑब्वियसली पता है, अगर जनरल क्लॉज एक्ट में उसकी हेल्प लेनी है तो लगेगी लगेगी, लेकिन उससे पहले 1897 से पहले जितने सेंट्रल एक्ट है उनमें भी लगेगी। और अगर मैं बात करूं आपसे 4A, वो दोनों पे मिक्स लगती हैं, 1897 के बाद वालों पे भी लगती हैं कुछ जगहों पर, कुछ जगहों पे पहले भी लगती हैं। वो जब डिटेल में जाएंगे तो वहीं पढ़ेंगे। तो मैंने तुम्हें लिंक कर दिया, तो वो बता रहा है कि किस किस डेफिनेशन को कैसे कहता है। कहता है स्कोप डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ रहे हो, किस लॉ के। तो अब आपको स्कोप पता लगे, सेक्शन 3 का जो स्कोप है वो 1897 के बाद वाले एक्ट पे है, और सेक्शन 4 का जो स्कोप है 1897 से पहले वाले एक्ट के ऊपर है। सो देयर इज अ डिफरेंस इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ ईच सेक्शन। तो कह रहा है हर सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी का डिफरेंस है, कुछ जगहों पे कुछ लगती है, कुछ जगहों पे कुछ नहीं लगती। कहता है द लैंग्वेज ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट हैज टू बी रेफर्ड टू एज सर्टेन। एज सर्टेन मतलब कहता है डिटरमाइन टू विच क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है आपको पता ही है। इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू या तो कोई राइट क्रिएट होता है या कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है। एग्जांपल, शेयर ट्रांसफर डीड। आपने अपने शेयर किसी और को ट्रांसफर कर दिए और उसको सेल करके शेयर ट्रांसफर डीड उसके नाम पे साइन कर दी, इसका मतलब शेयर्स का मालिक वो हो गया। अब राइट उसके पास ट्रांसफर हो गए, वोट वो देगा, जनरल मीटिंग वोट एंड करेगा, डिविडेंड वो लेगा। सेम रेंट डीड, रेंट डीड जो होती है, आपने किराए पे मकान दिया तो किराएदार आपको किराया देगा, वो आपका मकान यूज करेगा, तो उसकी लाइबिलिटी क्या? किराया देना। उसका राइट क्या है? मकान यूज करना। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सेल डीड, ये भी क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट। तो ये सब क्या है? इंस्ट्रूमेंट। उसके अलावा एमओए, वो भी क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, जो राइट्स और लाइबिलिटीज बताते हैं। तो कहता है द लैंग्वेज ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट हैज टू बी रेफर्ड टू एसर्टेन व्हिच क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट और एनैक्टमेंट इट अप्लाइज। कहता है अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में भी इसकी हेल्प लेनी है, मतलब जैसे सेल डीड वगैरह। अच्छा, सेल डीड किसी एक्ट के अकॉर्डिंग ही बनेगी, जैसे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग मकान बेचा तो इमोल प्रॉपर्टी है, तो सेल डीड ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग बनेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, कह रहा है अगर किसी इंस्ट्रूमेंट, और सेल डीड के इंस्ट्रूमेंट या किसी एक्ट में अगर इन डेफिनेशंस की हेल्प लेनी है तो ले सकते हैं। In certain cases, even if no section of General Clause Act applies to a particular case, the court apply the general principle of General Clause Act. ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है कई बार ऐसा भी होता है कि जनरल क्लॉजेज एक्ट किस जगहों पे नहीं लगता, लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो लगा सकता है। कोर्ट चाहे तो लगा, जिसका बेस्ट एग्जांपल है स्टेट एक्ट्स के ऊपर ये वाला जनरल क्लॉजेज एक्ट नहीं लगता, लेकिन अगर कोर्ट को इसके प्रिंसिपल्स की हेल्प लेके लगाना चाहे तो लगा सकता है। आगे, इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट
दो द एक्ट डज नॉट इन टर्म्स अप्लाई टू स्टेट लॉ, कह रहा है ये नोटेट करने वाली बात क्या है कि ये जो एक्ट है वो स्टेट लॉज पे नहीं लगता, डज नॉट अप्लाई ऑन स्टेट लॉज। इट इज एविडेंट दैट द स्टेट जनरल क्लॉज एक्ट शुड कंफर्म टू द जनरल क्लॉज एक्ट 1897, आ गई ना बात। लेकिन कह रहा है ये एविडेंट है कि जो स्टेट वाले खुद के, जो हर स्टेट के जनरल क्लॉज एक्ट होते हैं, वो वाले जो जनरल क्लॉज एक्ट बनते हैं वो सेंट्रल वाले जो जनरल क्लॉज एक्ट 1897 वाला है इसको देख के बनते हैं, इसके अकॉर्डिंग बनते हैं। For otherwise divergent rules of construction interpretation would apply and as a result of great confusion might ensue। वो कह रहा है अदरवाइज अगर ऐसा ना बनाया जाए तो डाइवर्जेंट रूल्स हो जाएंगे, डाइवर्जेंट मीन डिफरेंट रूल्स हो जाएंगे, स्टेट वाले लॉ कुछ और बोल रहे हैं, सेंटर वाले लॉ कुछ और बोल रहे हैं, और हर बंदे की ओपिनियन, लॉ मेकर की ओपिनियन डिफरेंट हो जाएगी। तो कह रहा है ज्यादातर जो स्टेट लॉज बनते हैं वो हमेशा किसको देख के फॉलो करके बनते हैं, सेंट्रल वाले जो 18 जनरल प्रोजेक्ट 1897 है इसको देख के बनाए जाते हैं। तो कहता है, अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, ये लाइन सीए इंस्टीट्यूट ने डाल रखी थी। तो कहता है बिफोर डेल्विंग इनटू सैडल, लाइन लिखिए ना, बिफोर डेल्विंग इनटू सैडल ऑफ द प्रोविजंस ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट 1897 लेट्स हैव सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ। डेल्विंग का मतलब होता है टर्निंग, डेल्विंग मींस टर्निंग। सैडल का मतलब होता है बाईसाइकिल की सीट होती है ना, कार की सीट या बाईसाइकिल की सीट, उसको सीट को बोलते हैं। तो कह रहा है डेल्विंग इनटू सैडल मतलब अब इस चैनल की मतलब इस चैप्टर की सीट पे बैठने से पहले अब इस चैप्टर की थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लो। वो ये कह रहा है लेट्स हैव सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लो, मतलब इस चैप्टर की गाड़ी में सवार होने वाले हो आप लोग, और इस चैप्टर की गाड़ी में सवार होने से पहले इस चैप्टर के थोड़े बेसिक जान लो। जैसे गाड़ी आप चलाते हो तो पता होना चाहिए ना कि रेस कैसे दबानी है, क्लच कैसे छोड़ना है, कितना छोड़ना है। तो सेम इस चैप्टर के अंदर भी कुछ इसके बेसिक समझ लो, तभी इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है चैप्टर की सवारी में बैठने से पहले थोड़े से इस चैप्टर के बेसिक समझ लो, ये वो कहना चाह रहा है। अब आता है सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेजिस्लेशन, सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेजिस्लेशन। अब देखते हैं क्या बोलता है। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेजिस्लेशन। मतलब कोई लेजिस्लेशन मींस लॉ, जब कोई लॉ पढ़ते हैं तो उसके लिए कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो पहला वर्ड है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल को अगर मैं बहुत सीधी सी भाषा में बोलूं ना, तो प्रीएम्बल का मतलब होता है समरी ऑफ द लॉ, समरी ऑफ द एक्ट या समरी ऑफ द लॉ। जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर भी प्रीएम्बल था, आप लोगों ने आपके एनसीईआरटी की बुक में होता था वी द पीपल सोवरेनिटी इंटीग्रिटी कुछ ऐसे करके उसमें लिखा होता था, है ना। तो सेम हर एक्ट का ना प्रीएम्बल होता है। जैसे अगर मैं तुम्हारे को बताऊं तो कंज्यूमर, जैसे देखो आप पूरा एक्ट मत पढ़ो, आप खाली उसका प्रीएम्बल पढ़ लो तो आपको यह पता लग जाएगा कि इस एक्ट को बनाने का पर्पस क्या था। जैसे अगर मैं तुम्हारे को बताऊं तो हमारे इंडिया में एक एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। वो एक्ट क्लियर कट ये बोलता है कि द मेन एम ऑफ दिस एक्ट is to protect the interest of consumers. The main aim of this act is to protect the interest of consumers. तो मतलब नाम से ही क्लियर है, अभी मैंने पूरा एक्ट पढ़ा नहीं है लेकिन एक चीज क्लियर है कि इस नाम से क्लियर है कि ये जो है एक्ट कंज्यूमर्स के हित के लिए बना है, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। नाम से ही क्लियर हो रहा है, उसके प्रीएम्बल पढ़ के, उसका प्रीएम्बल पढ़ के क्लियर हो रहा है कि ये जो एक्ट है उसका मेन एम क्या है, इस एक्ट इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के भले के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया। अभी मैंने पूरा प्रीएम्बल पढ़ा भी नहीं और पहले पता लग गया। सेम अगर तुम्हें देखोगे तो तुम्हें नीचे दिखाएगा वो कंपनी लॉ का प्रीएम्बल बताएगा तुम्हारे को। देखो थोड़ा सा नीचे देखो, प्रीएम्बल ऑफ कंपनी एक्ट क्या बोलता है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। अच्छा एक लाइन लिखी है इसने, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ। कंसोलिडेट क्यों बोल रहा है, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 से पहले कौन सा था, 1956, उससे पहले भी कही थे, तो उनको कंसोलिडेट करके एक नया लॉ बनाया गया, कौन सा, कंपनी एक्ट 2013। साथ में अमेंड भी किया गया, चेंजेस भी किए गए और अब आने वाले टाइम पे भी अमेंड करेंगे। और वो कौन सा लॉ है, रिलेटिंग टू कंपनीज। तो कंपनीज एक्ट कंपनीज से रिलेट करता है और इस एक्ट का मेन एम क्या है, टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज और टू कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज, जिसमें पहले वाले कंपनीज लॉ को भी कंसोलिडेट किया गया। सेम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 है, उसके एक्ट का मेन एम क्या है, टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। नेगोशिएबल जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस में डील करता है, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। तो वो कह रहा है हमारा जो लॉ है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसका प्रीएम्बल पढ़ के एक चीज समझ आ गई कि ये लॉ प्रोमिसरी नोट, चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज के प्रोविजंस के बारे में बात करेगा।
तो कहता है किसी भी एक्ट का जो प्रियम्बल होता है वो उस एक्ट को क्या समझना है, उसको एक्ट को किस तरीके से लेकर चलना है, उस एक्ट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं वो पहले से ही हेल्प कर देता है। और वो एक चीज और कहता है कि कहता है कल को अगर हम प्रियम्बल पढ़ रहे हैं और प्रियम्बल पढ़ने के बाद अब हमने प्रियम्बल समझ लिया है, अब हम एक्ट को मेन डीपली पढ़ रहे हैं और अगर हमारे को एक्ट के किसी प्रोविजन को पढ़ते वक्त कोई डाउट हो रहा है तो हम एक बार प्रियम्बल की जाकर हेल्प ले सकते हैं, एक बार जाकर देख सकते हैं कि यार अगर हमारे को लगता है कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक बार प्रियम्बल क्या कह रहा था। जैसे एग्जांपल लेके बात करें तो अगर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ते वक्त, एक्ट रीड करते वक्त हमारे को कोई ऐसा प्रोविजन मिला जो कंज्यूमर्स के अगेंस्ट जा रहा है, कोई ऐसा प्रोविजन मिला जो किसके अगेंस्ट जा रहा है, कंज्यूमर के अगेंस्ट, कंज्यूमर के अगेंस्ट जा रहा है। तो हम लोगों को फटाफट प्रियम्बल की रेफरेंस लेनी है और हमारे को यह देखना है कि यार ऐसा कैसे हो गया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मेन एम ही क्या था, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कभी भी कंज्यूमर्स के अगेंस्ट जा नहीं सकता। तो एक चीज तो क्लियर है कि हमने इंटरप्रेट करने में कोई गड़बड़ी करी है, कोई गड़बड़ी करी है। तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि प्रोविजंस जो होते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के, मतलब किसी भी लॉ के, जब अगर हमारे को पढ़ते वक्त कोई डाउट अराइज होता है उस प्रोविजन को पढ़ते वक्त, तो हम एक बार जाके किसकी रेफरेंस ले सकते हैं, प्रियम्बल की रेफरेंस ले सकते हैं और जाकर देख सकते हैं कि इस एक्ट को बनाने का मेन एम क्या था, मेन एम क्या था। लेकिन स्टिल एक चीज याद रखना, अगर वो वाक्य में ही प्रोविजन कंज्यूमर के अगेंस्ट है, मैं एक एग्जांपल लेके बोल रहा हूं, मान लो कि वो प्रोविजन की इंटरप्रिटेशन सही निकली, पूरे इंडिया में इंटरप्रिटेशन सेम है, वो प्रोविजन वाक्य में ही अगेंस्ट है, तो ये नहीं है कि प्रियम्बल प्रिवेल करेगा, तो प्रिवेल वो प्रोविजन ही करेगा। वो कहता है प्रियम्बल कभी भी एक्ट के प्रोविजन में और प्रियम्बल में कभी भी कंफ्लिक्ट होगा तो प्रियम्बल कभी प्रिवेल नहीं करेगा, प्रिवेल एक्ट का प्रोविजन ही करेगा। चलेगा कौन, हम एक्ट के प्रोविजन में जो लिखा हम उसी को मानेंगे, प्रियम्बल को नहीं मानेंगे। वो तो तब है कि अगर हमारे को इंटरप्रिटेशन करते वक्त कोई डाउट आ रहा है तो एक बार हम प्रियम्बल की रेफरेंस ले सकते हैं। लेकिन अगर इंटरप्रिटेशन कर भी ली, डाउट खत्म भी हो गया और अब भी पता लगा रहा है कि नई चीज वो तो प्रियम्बल के अगेंस्ट ही जा रही है, तो जा रही है तो जा रही है, फिर आप एक्ट के प्रोविजन को ही मानोगे, प्रियम्बल को इग्नोर करोगे, प्रियम्बल को इग्नोर करोगे। इसका मतलब प्रियम्बल कभी भी एक्ट के प्रोविजन के ऊपर ओवरराइड नहीं कर सकता। अब देखो पढ़ो, खत्म हो गया ये, यही था। एवरी एक्ट हैज अ प्रियम्बल, हर एक्ट का प्रियम्बल होता है, which express the scope and object and purpose of the act। इस एक्ट का स्कोप क्या है, इस एक्ट का पर्पस क्या है, सब किस में लिखा होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रियम्बल में। इट इज द मेन सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर बिहाइंड द एक्ट। आ गई ना बात, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर बिहाइंड द एक्ट। लॉ मेकर ने लॉ क्यों बनाया वो प्रियम्बल से पता लग जाएगा, उसकी इंटेंशन पता लग जाएगी, लॉ बनाने का मकसद क्या था। जैसे भी हमने देखा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाने का मेन मकसद क्या था, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लाने का मेन मतलब क्या था, टू क्रिएट अ लॉ which deals with checks, promissory note, bill of exchange and to amend that law also। नीचे और कंपनीज एक्ट बनाने का मेन मकसद भी यही था, है ना, कि कंपनीज के लिए इंडिया में लॉ बनाना। अच्छा, whenever there is any ambiguity, ambiguity का मतलब क्या होता है, uncertainty in understanding any provision of the act, the preamble is accepted as an aid। aid means help to construction, construction means interpretation of the act। तो कहता है जब भी आप एक्ट का कोई प्रोविजन पढ़ रहे हो और आपको उसमें अनसर्टेनिटी दिख रही है, एम्बिग्यूटी मींस अनसर्टेनिटी, आपको उसमें अनसर्टेनिटी लग रही है और आपको लग रहा है प्रोविजन थोड़ा गलत सा लग रहा है मेरे को पढ़ते वक्त, तो आप पहले किसकी हेल्प ले सकते हो, प्रियम्बल की, और जाकर देख सकते हो कि यार प्रियम्बल के कह रहा है, प्रोविजन के कह रहा है। अगर आपको लगता है कि आपके इंटरप्रिटेशन में गलती है तो प्रोविजन की, प्रियम्बल की हेल्प ले लो। लेकिन आपने बाद में प्रोविजन को जाके दोबारा इंटरप्रेट करा, किसी और से भी इंटरप्रेट करवाया और सबसे इंटरप्रेट कराने का मतलब सेम ही निकल रहा है, तो और वो प्रोविजन प्रियम्बल के अगेंस्ट जा रहा है, तो आप कभी भी प्रियम्बल को प्रिवेल नहीं करोगे। नॉर्मली हेल्प ले सकते हो लेकिन प्रियम्बल को कभी भी प्रिवेल नहीं करोगे। वो नीचे लिखा हुआ जरा देखना, द प्रियम्बल ऑफ अ स्टैट्यूट इज अ पार्ट ऑफ द इनेक्टमेंट। प्रियम्बल ऑब्वियस, इनेक्टमेंट मींस एक्ट, प्रियम्बल किसका पार्ट होता है, एक्ट का पार्ट होता है। एंड कैन लेजिटिमेटली, लेजिटिमेटली मींस लीगली, बी यूज फॉर कंस्ट्रूइंग इट। कंस्ट्रूइंग का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग इट। तो कह रहा है प्रियम्बल एक्ट का ही पार्ट है, तो प्रियम्बल को हम लीगली पढ़ने के लिए अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आगे, हाउएवर द प्रियम्बल, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं फोकस कर रहा हूं, प्रियम्बल डज नॉट ओवरराइड द प्लेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट। प्रियम्बल कभी भी एक्ट के अगेंस्ट नहीं जाएगा। बट if the wording of the statute give rise to doubts as to its proper construction, for example where the words or phrase has more than one meaning and a doubt arises as to which of the two meaning is intended in that,
द प्रीएम्बल कैन एंड नॉट टू बी रेफर्ड इन ऑर्डर टू अराइव द प्रॉपर कंस्ट्रक्शन। प्रॉपर कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर इंटरप्रिटेशन। वो कह रहा है प्रीएम्बल कभी भी एक्ट के अगेंस्ट नहीं जाएगा, लेकिन वो कहता है अगर आपको लगता है कि एक वर्ड के दो या दो से ज्यादा मतलब निकल रहे हैं तो आप उस केस में प्रीएम्बल ले लो, प्रीएम्बल की हेल्प ले लो और पता लगाओ कि प्रीएम्बल किस पर्पस के लिए बना है, ये एक्ट किस पर्पस के लिए बना है, फिर उस वर्ड को उसी कंटेक्स्ट में समझो। जैसे एग्जांपल लेके बोलता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। अगर मैं तुमसे बात करूं तो अगर मैं तुमसे वर्ड सेल, तो सेल जो होता है हम बैटरी को भी बोलते हैं, जो सेल्स होता है ना रिमोट में डलते हैं सेल्स, बैटरी को भी बोलते हैं। सेल हम मोबाइल को भी बोलते हैं। सेल जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, ब्लड सेल्स वगैरह, वो भी सेल होते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग है, एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग है। तो कहता है लॉ कहता है अगर एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग है तो आप उस वर्ड को कैसे समझो, आप उस वर्ड को प्रीएम्बल के कंटेक्स्ट में समझो, क्योंकि यहां पे एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग निकल रहे हैं। तो अब जरा हम यहाँ के ये चेक करना है कि वो लॉ कौन सा है। जैसे एग्जांपल लेके बात करें, जब हमने प्रीएम्बल पढ़ा तो हमने देखा कि वो प्रीएम्बल किसी टेलीकॉम कंपनी के लॉ का है। मतलब हमारे इंडिया में जो टेलीकॉम लॉज हैं, टेलीकॉम कंपनीज के जो लॉज बने हुए हैं, टेलीकॉम कंपनी, आपको पता ना इंडिया में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्राई, और इंडिया में टेलीकॉम लॉज बने हुए हैं। तो इंडिया में अगर हम टेलीकॉम लॉ पढ़ रहे हैं कोई और वहां पे वर्ड सेल आ रहा है, तो एक चीज तो क्लियर है कि वहां पे सेल किसकी बात कर रहा है, मोबाइल की बात कर रहा है। वहां पे सेल बैटरी नहीं है और वहां पे ब्लड सेल नहीं है। लेकिन अगर हम कोई फार्मा कंपनी के लॉ पढ़ रहे हैं, फार्मा कंपनी के लॉ पढ़ रहे हैं और फार्मा कंपनी से रिलेटेड लॉ पढ़ रहे हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड लॉ पढ़ रहे हैं, और वहां पे वर्ड सेल आ रहा था, एक चीज तो क्लियर है, वहां पे सेल मोबाइल का मतलब नहीं है, बैटरी नहीं है, वहां पे सेल क्या है, ब्लड सेल। तो इसका मतलब, और एक चीज कैसे पता लग जाएंगे उसके प्रीएम्बल से कि ये लॉ किस चीज में डील करता है, कि टेलीकॉम में डील करता है या फार्मा में डील करता है। तो कहता है अगर एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग निकलते हैं तो आप उसका प्रीएम्बल जाकर पढ़ो वो किस में डील करता है, फिर उस वर्ड को उस प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग लिंक करके पढ़ो, मतलब निकल आएगा, मतलब निकल आएगा। हाय देखो भाई देखो, इन शॉर्ट the preamble to an act discloses the primary intention of the legislature. Legislature means lawmaker. तो in short क्या है, preamble जो होता है वो primary intention बताता है कि lawmaker आखिरी लॉ बनाकर चाहता क्या है, lawmaker आखिर लॉ बनाकर चाहता क्या है। और but can only be brought in as an aid to construction if the aid means help, construction means interpretation if the language of statute is not clear। लेकिन सिर्फ आप तभी लोगे उसकी हेल्प अगर आपको लॉ पढ़ते वक्त, statute means लॉ पढ़ते वक्त लैंग्वेज क्लियर नहीं लग रही तो आप हेल्प, जैसे सेल वर्ड क्लियर नहीं लग रहा कि इस सेल को क्या पढ़ना है तो आप प्रीएम्बल की हेल्प ले लो। लेकिन लगे आगे आ गई बात, लेकिन हाउएवर इट कैन नॉट ओवरराइड द प्रोविजन ऑफ द इनैक्टमेंट। लेकिन प्रीएम्बल कभी भी एक्ट के ऊपर ओवरराइड नहीं कर सकता। अभी नीचे दोनों पॉइंट में एग्जांपल अभी पढ़ा ही चुका हूं प्रीएम्बल क्या होता है। और अब नीचे आता है कि प्रीएम्बल ऑफ द एक्ट क्या होता है। इट इज कहता है प्रीएम्बल समझने से पहले ये समझो एक्ट क्या होता है। अब मेरे को ये एक्ट क्या होता है भाई मैं कितनी बार तो समझा चुका, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। देखो बता रहा है कि कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल होता है, देन उसको बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाता है, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी असेंट देते हैं, तब वो बिल एक्ट बनता है, देन उसको ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश कर दिया जाता है। ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। नीचे एग्जांपल बता रहा है कि जी कंपनी लॉ कैसे आया, कब पास हुआ लोकसभा राज्यसभा से, कब उसको नोटिफाई किया गया ऑफिशियल गजट में, वो सारी डेटें बता रहे हैं। तो ये सब आप अपने आप पढ़ोगे, तो चीज मैं ऑलरेडी कितनी बार करा चुका हूं, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। नेक्स्ट आता है डेफिनेशंस। अब वो कह रहा है डेफिनेशन का क्या रूल है। वो कहता है डेफिनेशन वर्ड बहुत जरूरी है, डेफिनेशन देना बहुत जरूरी है ताकि रिपीटिशन रुक सके, किसी सेक्शन जैसे कंपनी लॉ में हर एक चीज को बार बार ना डिफाइन करना पड़े, तो एक ही जगह सेक्शन 2 में डिफाइन कर दिया। जिस भी प्रोविजन को पढ़ोगे, सेक्शन 5 पढ़ो, 8 पढ़ो, 10 पढ़ो, उसमें जो भी वर्ड आ रहा है तो उस वर्ड की अगर आपको मतलब समझना है तो किस में जाके समझोगे, सेक्शन 2 में जाके समझोगे। कि अगर कहीं बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड आ गया तो कहां पे जाके समझोगे, सेक्शन 2 में। कभी वर्ड शेयर आ गया तो शेयर सेक्शन 2 क्लॉज 84 में डिफाइन है, तो शेयर का मतलब क्या है वो भी 2 में जाके समझोगे। डिबेंचर वर्ड आ गया तो उसका मतलब क्या है वो भी सेक्शन 2 में जाके समझोगे। कंपनी वर्ड आ गया तो वो कहां है, सेक्शन 2 में जाके समझोगे। प्राइवेट कंपनी आ गया तो कहां समझोगे, सेक्शन 2 में जाके समझोगे। तो कोई भी वर्ड बीच में कहीं भी डिफाइन हो रहा है तो कहां जाके समझोगे, सेक्शन 2 में जाकर समझोगे। तो सेम अब वो कह रहा है एवरी एक्ट कंटेन्स डेफिनेशन पार्ट, हर एक्ट में डेफिनेशन होती है फॉर द पर्पस ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट एंड दैट डेफिनेशन पार्ट आर यूजुअली मेंशन्ड सेक्शन 2। आ गई ना बात। कह रहा हर एक्ट में डेफिनेशन होती है और जनरली सेक्शन 2 में होती है, बट इन सम अदर एक्ट्स इट इज आल्सो मेंशन्ड इन सेक्शन 3। जैसे एग्जांपल जनरल क्लॉज एक्ट ले लो, इसमें सेक्शन 3 में है, और इन अदर इनिशियल सेक्शन जैसे मैंने तुम्हें बताया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में सेक्शन 5 में है। हेंस डेफिनेशन आर डिफाइंड इन द एक्ट इटसेल्फ। तो कह रहा है डेफिनेशन हर एक्ट के अंदर ही होती है, ऐसा नहीं कहीं और होती है। आगे however if there may be words which are not defined in the definition of the act, the meaning of such words may be taken from the general clauses act। ये बात ऑलरेडी आपको पता है। कहता है लेकिन अगर कोई वर्ड उधर की डेफिनेशन में डिफाइन नहीं है उस एक्ट की डेफिनेशन में, तो आप यहां से उठा सकते हो। एग्जांपल लेके बात करते तो मैंने बता ही दिया
कि जैसे ईयर वर्ड वहां डिफाइन नहीं है तो हम यहां से उठाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल ईयर वहां डिफाइन है लेकिन ईयर डिफाइन नहीं है। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर कंपनी लॉ में भी डिफाइन है, फाइनेंशियल ईयर जनरल क्लॉज एक्ट में भी डिफाइन है, लेकिन वो वर्ड वहां डिफाइन है ना फाइनेंशियल ईयर, तो सिर्फ वही वाला पढ़ेंगे, फिर ये वाला नहीं लेंगे। लेकिन ईयर वर्ड वहां नहीं है तो यहां से ले सकते हैं। नीचे कहता है वर्ड्स आर डिफाइंड इन द रिस्पेक्टिव एक्ट, sometime definition are referred in another statute if the words are not defined in the respective act, such words are taken from the general clause act। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कई बार ऐसा भी देखा गया है, कह रहा है कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जनरल क्लॉज एक्ट में भी नहीं होते, दूसरे एक्ट में होते हैं, और दूसरे एक्ट में दूसरे एक्ट की रेफरेंस है। जैसे एग्जांपल लेके बात करूं तो तुम लोगों ने ना कंपनी लॉ में एक वर्ड पढ़ा है सिक्योरिटी, कंपनी लॉ में एक वर्ड पढ़ा है सिक्योरिटी, और तुम्हें मैंने कई बार बताया है कि जो सिक्योरिटी वर्ड है वो सिक्योरिटी वर्ड का सिक्योरिटी इज अ वाइडर टर्म देन शेयर, इट इंक्लूड्स डिवेंचर्स आल्सो, शेयर डिवेंचर सब आता है। जो सिक्योरिटी वर्ड है ना वो कंपनी एक्ट में डिफाइन नहीं है, कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं है, कंपनीज एक्ट डिफाइन नहीं करता, डिफाइन नहीं करता। सिक्योरिटी वर्ड डिफाइन है सेक्शन 2H के अंदर ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। सिक्योरिटी वर्ड सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में डिफाइन है। कहां डिफाइन है? सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में डिफाइन है, सिक्रा बोलते हैं इसको शॉर्ट में, सिक्रा। तो सिक्योरिटी वर्ड यहां डिफाइन नहीं है, वो कहां डिफाइन है? सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में। तो इसका मतलब जब भी हम कंपनी वर्ड में सिक्योरिटी पढ़ते हैं तो सिक्योरिटी वर्ड का मतलब हम कंपनी लॉ से नहीं उठाते, कहां से उठाते हैं? SCRA में उठाते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी वर्ड जनरल क्लॉज एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया। तो इससे एक चीज और निकल कर आई कि जनरल क्लॉज एक्ट के अलावा अगर हमारे को वो वर्ड कहीं और मिलता तो हम वहां से भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना, वो जो वर्ड है वो उस लॉ से लिंक में होना चाहिए। जैसे सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट भी कंपनीज पे लगता है और कंपनी लॉ भी कंपनीज पे लगता है, इसलिए हम उसकी हेल्प ले पा रहे हैं। लेकिन जनरल क्लॉज एक्ट कुछ ऐसा नहीं है कि खाली कंपनीज पे लगता है, वो तो सब जगह लगता है। मर्डर वाले लॉस पे भी लगेगा, डकैती वाले लॉस पे भी लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट लॉस पे भी लगेगा, सेल ऑफ गुड्स या ट्रांसफर प्रॉपर्टी वाले लॉस पे भी लगेगा, कंपनी लॉ पे भी लगेगा, वो सब जगह लगेगा। तो कह रहा है कई बार ऐसा भी होता है कि आप जनरल क्लॉज एक्ट की हेल्प लेनी है तो आप जनरल क्लॉज एक्ट की हेल्प लो, नहीं तो अदर रिलेटेड लॉज, लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अदर लॉज नहीं बोल रहा मैं, अदर रिलेटेड लॉज, जो अदर रिलेटेड लॉज हैं जहां पे वो वर्ड डिफाइन है तो आप चाहो तो वहां से भी हेल्प ले सकते हो। लेकिन एक याद रखना, जब भी कहीं से उठाओगे तो कंट्राडिक्शन अराइज नहीं होनी चाहिए। अब आगे क्या बोलता है? कहता है द वर्ड कंपनी, कह रहा है जो वर्ड कंपनी है जो कंपनी एक्ट में डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 20 में है, द वर्ड कंपनी यूज्ड इन द कंपनीज एक्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 20। लेकिन जो वर्ड सिक्योरिटी है वो कंपनी एक्ट में डिफाइन नहीं है, इट इज डिफाइंड अंडर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। आ गई ना बात? तो कह रहा है तो आप उस वर्ड को वहां से उठा सकते हो। तो कह रहा है ऐसा नहीं है कि आप अदर एक्ट की हेल्प ले सकते, जो वर्ड लॉ में डिफाइन है वहां से वहीं के ले लो, लेकिन जो वर्ड लॉ में डिफाइन नहीं है तो आप अगर दूसरे लॉ में वो डिफाइन है जो लॉ चीज का स्पेशलाइज्ड लॉ है, जैसे सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन नाम से क्लियर है कि बस सिक्योरिटीज के लिए बनाया गया लॉ, तो सिक्योरिटी वर्ड वहां से उठा लिया। सेम डिजिटल सिग्नेचर वर्ड कंपनी लॉ में डिफाइन नहीं है, लेकिन कंपनी लॉ में डायरेक्टर्स को डिजिटल सिग्नेचर लगाने होते हैं, तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होगा वो कह रहा है वो कहां डिफाइन है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में डिफाइन है, तो वो वहां से उठाओ, क्या माना जाएगा। तो वो ऐसे ही बता रहा है कि कौन सी चीज कहां मानी जाएगी, नीचे यही बता रहा है कि ये सब चीजें कहां उठाई जाती है। फिर नीचे यही बता रहा है कि कंपनी लॉ में जगह जगह जो वर्ड एफिडेविट यूज होते थे, जैसे तुमने पढ़ा सेक्शन 7 में एफिडेविट लगते थे, अब तो एफिडेविट लगता ही नहीं है सेक्शन 7 में, अब तो उसकी जगह चेंज होकर क्या हो गया? डिक्लेरेशन। सेक्शन 7 याद है ना कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का सेक्शन है, और पहले वहां पे एफिडेविट लगाने होते थे अटैचमेंट के अंदर, पढ़ा होगा INC 32 में अटैचमेंट लगती थी, उसमें क्या लगता था? एफिडेविट लगता था पहले, अब उन्होंने तुम्हें बताया था वो मेंड होकर क्या हो गया? डिक्लेरेशन। तो कह रहा है वो एफिडेविट का मतलब क्या निकलेगा वो भी यहीं से उठाया जाता था। अब ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है मीन्स एंड और इंक्लूड्स। तो कह रहा है अब दो तरीके की डेफिनेशन होती है, एक होती है मीन्स, एक होती है इंक्लूड्स। भाई साहब हम तो डर गए, मैंने तो तुम्हें सिखाई नहीं जैसे कभी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी तुम मेरे से ऑलरेडी सीख के बैठे हुए हो, सिर्फ मेरे को सिखानी यहीं पड़ रही है। तो कह रहा है बहुत सारी डेफिनेशन होती है, एक होती है मीन्स, एक होती है इंक्लूड्स। मीन्स का मतलब कह रहा है फाइनल, ओए होए डर गए। कह रहा है इंक्लूड्स का मतलब होता है इंक्लूसिव, जो लिख दिया वो है, इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। ओए होए, जैसे तुमने पढ़ा कंपनी लॉ में सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी डिफाइन है, और उसका मतलब क्या? कंपनी मीन्स अ कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। इसका मतलब कंपनी मतलब खाली इंडियन कंपनी होती है, क्योंकि 2 क्लॉज 20 मीन्स वाली डेफिनेशन है और वो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, फाइनल डेफिनेशन है। लेकिन अगर मैं तुम्हारे से बॉडी कॉर्पोरेट की बात करूं तो बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स वाली डेफिनेशन थी, और वहां पे लिखा हुआ था बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन कंपनीज भी कवर होती थी, फॉरेन भी कवर होती थी, क्योंकि वो इंक्लूड्स था। और एक चीज की अगर मैं बात करूं तुम्हारे लोगों से, इसके अलावा वो कह रहा है कुछ डेफिनेशन ऐसी होती है जहां पे मीन्स भी कवर होता है और इंक्लूड भी कवर होता है, दोनों कवर होते हैं। जैसे तुम लोगों ने मेरे से पढ़ा था शेयर की डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्लॉज 84 में शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में शेयर पढ़ा था, और वहां पे लिखा था शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक।
तो वहां पे मीन्स भी था और इंक्लूड्स भी था। इसका मतलब वो पार्टली एग्जॉस्टिव है और पार्टली इंक्लूसिव है, कि मतलब जो शेयर बताया वो तो शेयर है, इंक्लूड इसके अलावा और क्या हो सकता है, स्टॉक भी कवर हो सकता है। तो उसको ऐसे पढ़ेंगे। तो कह रहा है अलग अलग तरीके की डेफिनेशन होती है, कुछ होती है मीन्स वाली, कुछ होती है इंक्लूड्स वाली, और कुछ होती है जिसमें मीन्स इंक्लूड दोनों होते हैं। तो वही बता रहा है, कह रहा है मीन्स द, देखो सम डेफिनेशन यूज द वर्ड मीन्स, सच डेफिनेशन आर एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव मीन्स फाइनल एंड एग्जैक्टली डिफाइन द टर्म, जो लिख दिया वही फाइनल एग्जैक्टली वही डिफाइन करती है। एग्जाम्पल डेफिनेशन ऑफ कंपनी कह रहा है सेक्शन 2 में दी गई है, जहां पे लिखा है कंपनी मीन्स अ कंपनी, तुम्हें पता ही है। नेक्स्ट सेक्शन 2 में डायरेक्टर बताया गया है, और वो कह रहा है सेक्शन 2 में डायरेक्टर बताया गया, और वो क्या कह रहा है, डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड, तो वो भी मीन्स वाली डेफिनेशन है। तो कह रहा है जो मीन्स वाली है वो एग्जॉस्टिव होती है। कह रहा है कुछ डेफिनेशन ऐसी होती है जो इंक्लूड्स होती हैं। कह रहा है सच डेफिनेशन डू नॉट डिफाइन द वर्ड बट आर इंक्लूसिव इन नेचर। तो कह रहा है जो इंक्लूड्स वाली डेफिनेशन होती है वो ये नहीं बताती है क्या है, वो ये बताती है इसमें क्या क्या आ सकता है। जैसे एग्जांपल लेके बात करें, हमने किसी से पूछा कि कंपनी क्या है, तो किसी ने हमसे पूछा कंपनी क्या है, तो हम उसे बोलेंगे भाई 2 के अकॉर्डिंग कंपनी इंडियन कंपनी है। लेकिन किसी ने हमसे पूछा बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, तो हम उसे ये नहीं बोलेंगे बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, क्योंकि लॉ मेकर ने बॉडी कॉर्पोरेट तो बताया ही नहीं क्या है। लॉ मेकर ने बोला बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है मेरे को ये नहीं पता, लेकिन लॉ मेकर ने बोला बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या आता है मेरे को ये पता है, क्योंकि वहां मीन्स नहीं है, इंक्लूड्स। उसने ये नहीं बोला क्या होता है बॉडी कॉर्पोरेट, उसने बोला बॉडी कॉर्पोरेट में ये आ सकता है, इंडियन कंपनी भी आ सकती है, फॉरेन कंपनी भी आ सकती है। इसका लोग कह रहा है इंक्लूड्स वाली डेफिनेशन ये नहीं बताती है चीज क्या है, इसमें क्या क्या आ सकता है ये बताती है, और मीन्स वाली डेफिनेशन बताती है कि ये चीज क्या है। अब वो कह रहा है जैसे डिबेंचर वर्ड कह रहा है, डिबेंचर वाली डेफिनेशन इंक्लूड्स वाली थी, डिबेंचर में लिखा होता है डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, और बॉडी कॉर्पोरेट वाली डेफिनेशन में इंक्लूड्स वाली थी, वहां पे लिखा हुआ था बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन भी कवर है और बाहर वाली भी कवर है, तुम्हें पता ही है सारी। और कह रहा है कुछ डेफिनेशन अब ऐसी हैं जहां पे मीन्स एंड इंक्लूड्स दोनों आते हैं, जहां पे मीन्स एंड इंक्लूड्स दोनों आते हैं। जैसे एग्जांपल शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक, तो यहां पे मीन्स भी एंड इंक्लूड्स भी है। अब आता है शेल और में, ओए होए डर गए भाई डर गए, हम तो डर ही गए, तू क्या सिखा रहा है हमारे को, हमें तो पता ही नहीं था शेल क्या होता है, मे क्या होता है, मीन्स क्या होता है, इंक्लूड्स क्या होता है, डर गए भाई, मजा ही आ गया, थैंक यू। चलो चलो चलो, अब शेल और में भी खेल लेते हैं, शेल में खेल लेते हैं। चलो अब आता है वर्ड शेल और में, कहता है शेल मीन्स मैंडेटरी, ओए होए होए, और कहता है मे मीन्स ऑप्शनल। शेल का मतलब क्या होता है, मैंडेटरी, shall means mandatory and may means optional। जैसे मैंने बोला लॉ कहता है कंपनी शेल फाइल सो एंड सो फॉर्म विद इन 30 डेज, इसका मतलब क्या कंपनी को वो वाला फॉर्म 30 दिन में फाइल करना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्ड क्या है शेल। लिखा है कंपनी में फाइल दैट फॉर्म, मतलब क्या कंपनी की मर्जी है, कंपनी को फॉर्म फाइल करना करे नहीं करना ना करे। तो शेल मीन्स मैंडेटरी, मे मीन्स ऑप्शनल। लेकिन वो ये भी कह रहा है, अब आगे सुनना पड़े ध्यान से, कह रहा है कई बार ऐसा भी होता है कि शेल को मे पढ़ा जाता है, शेल बी रीड एज मे, शेल को रीड किया जाता है मे, एंड मे को रीड किया जाता है शेल। ओ भाई हम तो डर ही गए। क्या याद है तुम्हारे को मैंने ये चीज भी सिखा रखी है, क्या नहीं सिखा रखा मैंने तुम्हें, जनरल क्लॉज एक्ट तो तुम्हें फील होना चाहिए कि तुमने ही बनाया है, जो ये बता रहा है वो तो हमें पहले से आता है ना, तो पागल है। चलो डरा रहा है हमारे को, है मुंह तोड़ दो जाके इसका, शेल में सिखा रहा है शेल में। अब मजे मतलब ज्यादा, शेल में पेपर में आता है, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है शेल और मे में डिफरेंस बताओ जनरल क्लॉज एक्ट का। हाँ, और वो पूछता है कि कई बार शेल को मे रीड किया जाता है, हाँ भाई किया जाता है, कई बार मे को शेल रीड किया जाता है, किया जाता है। अब जरा समझो, जिसका बेस्ट एग्जांपल है कि जब हमने पढ़ा था कंपनी लॉ में एक सेक्शन 3 पढ़ा था, और उसमें लिखा हुआ था अ कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय, फिर उसमें तुमने पढ़ा था 7 और मोर पर्संस, पब्लिक कंपनी के केस के अंदर 2 और मोर पर्संस, प्राइवेट कंपनी के केस में, एंड 1 पर्सन ओपीसी के केस में। पढ़ा था ना कि कंपनी सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ये बोलता था कि कंपनी इंडिया में कंपनी में भी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय 7 और मोर, अगर पब्लिक बनानी 7 बंदे चाहिए, प्राइवेट बनानी 2 बंदे चाहिए, और ओपीसी बनानी तो 1। लेकिन वहां पे वर्ड क्या था, कंपनी में भी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस। अब मे का मतलब क्या होता है, ऑप्शनल।
अब यहां से मे से इंटरप्रिटेशन निकल रही है कि हमारे इंडिया में कंपनी लॉफुल के लिए भी बन सकती है और अनलॉफुल के लिए। इसने थोड़ी कहा कंपनी शैल बी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस, इसने बोला मे बी फॉर्म। तो इससे तो एक चीज निकल के आ रही है कि कंपनी इंडिया में अनलॉफुल भी बन सकती है। इसने थोड़ी बोला शैल बी फॉर्म फॉर लॉफुल, शैल मींस मैंडेटरी, इसने बोला कंपनी मे बी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस, तो मे मींस ऑप्शनल, लॉफुल के लिए बन भी सकती है और नहीं भी। कि लेकिन क्या एक बात बताओ, क्या इंडिया में अनलॉफुल कंपनी बनाना अलाउड है? नहीं। तो इसलिए हेयर मे शैल बी रीड एज शेल, हेयर मे शैल बी रीड एज शेल, इधर मे को क्या पढ़ेंगे? शेल पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में अनलॉफुल बनाना अलाउड ही नहीं है, तो यहां पे मे को मे नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? शेल। तो जो हमने वो वाली चीज सीख ली कि कई बार मे को क्या पढ़ते हैं? शेल। अब शेल को मे कब पढ़ते हैं जरा समझना। अगर इंडिया में कोई कोर्ट, कोई ट्रिब्यूनल या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी वगैरह की कोई ड्यूटी बनती है, कोई ड्यूटी बनती है, कोई ड्यूटी बनती है और वहां पे वर्ड लिखा है शेल, तो वो ऑटोमेटिक लॉ कहता है मे रीड किया जाएगा, वो ऑटोमेटिक क्या रीड किया जाएगा? मे। इसका मतलब एग्जांपल लिखा हुआ है कि कोर्ट, सपोज लिखा हुआ है किसी जगह पे कोर्ट शैल फॉलो सो एंड सो थिंग, क्योंकि ना कोर्ट्स के लिए भी रूल्स होते हैं कि कोर्ट्स क्या फॉलो करेंगे, कैसे करेंगे, तो कोर्ट के लिए भी रूल्स बने होते हैं, तो उसमें लिखा होता है कोर्ट शैल फॉलो सो एंड सो थिंग, तो वो कोर्ट शैल नहीं होएगा, वो ऑटोमेटिक में मान लिया जाएगा, भले लॉ मेकर ने शैल लिखा है लेकिन वो क्या मान लिया जाएगा? में। लॉ कहता है हमारे इंडिया में आप गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, कोर्ट्स वगैरह को फोर्स नहीं कर सकते, शैल लगाकर फोर्स नहीं कर सकते। सरकारी नौकर है भाई वो, उनको क्या फोर्स करोगे तुम, है ना? तो तुम्हें समझ आ गया कई बार मे को शैल कब पढ़ते हैं, शैल को मे कब पढ़ते हैं। शैल को मे वाला एग्जांपल भी समझाया और मे को शैल कब पढ़ते हैं। अच्छा, शैल को मे के लिए ना ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, जैसे मे को शैल पढ़ने के लिए थंब रूल है कि कोर्ट वगैरह के लिए, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए मे को शैल पढ़ेंगे, लेकिन सॉरी शैल को मे पढ़ेंगे, लेकिन मे को शैल पढ़ना तो केस टू केस वेरी करता है, उस सेक्शन को पढ़ के एनालाइज करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि मतलब क्या निकल रहा है। तो इससे वे चीज समझ आई कि कई बार शैल को मे भी पढ़ते हैं और मे को शैल भी पढ़ते हैं। तो अब जरा देख लो, कहता है द वर्ड शैल इज यूज्ड इन द इज टू रेज अ प्रिजम्पशन ऑफ समथिंग व्हिच इज मैंडेटरी और इंपेरेटिव। इंपेरेटिव मींस एसेंशियल। कह रहा है शैल वर्ड कब यूज होता है? जो एसेंशियल है और मैंडेटरी है। कहता है व्हाइल द वर्ड मे इज यूज्ड, व्हाइल द वर्ड मे इज यूज्ड टू समथिंग व्हिच इज नॉट मैंडेटरी बट ओनली डायरेक्टरी, बट ओनली डायरेक्टरी। अच्छा, तुम्हारे पेपर में एक क्वेश्चन आया था, डिफरेंस बिटवीन मैंडेटरी प्रोविजंस एंड डायरेक्टरी प्रोविजंस। डिफरेंस बिटवीन मैंडेटरी प्रोविजंस एंड डायरेक्टरी प्रोविजंस। तो मैंडेटरी वो होते हैं जिनमें शेल वर्ड होता है, डायरेक्टरी वो होते हैं जिनमें मे वर्ड होता है, ऑप्शनल, मतलब डायरेक्शंस दे रहे हैं आपको ऐसा कर लो तो बढ़िया है, मगर मैंडेटरी नहीं है। और मैंडेटरी वर्ड क्या होता है? शेल वाले केस। डायरेक्टरी कौन सा होता है? मे वाले केस। तो आप पेपर में पहले मे और शेल समझाओगे और बताओगे मैंडेटरी के लिए वर्ड शेल यूज होता है और डायरेक्टरी के लिए वर्ड मे यूज होता है, फिर दोनों के एग्जांपल समझाओगे, फिर उसके बाद ये भी बताओगे कि कई बार शेल को मे रीड करते हैं, मे को शेल, ऐसे करके पूरा बना के आओगे। तो पेपर में तुम्हारे डायरेक्टरी और मैंडेटरी प्रोविजंस में पूछा गया है। तो कहता है विच इज मैंडेटरी बट नॉट, विच इज नॉट मैंडेटरी बट इज ओनली डायरेक्टरी और इनेबलिंग। इनेबलिंग क्यों? आपको अलाउ कर रहा है, इनेबल कर रहा है, आपको करना है तो कर सकते हो, नहीं करना तो ना करो, मे वाले केस में। Hence while interpreting any provision of law, the word shall and may have to be given utmost importance to understand which is mandatory and what is optional or directory under law। तो कह रहा है लॉ पढ़ते वक्त आपको बड़ा ध्यान देना पड़ेगा शैल और मे पे कि वर्ड शैल है या मे है। लेकिन अब जरा खेल देखना, कहता है सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1930 स्टेट दैट अ कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय डैश डैश डैश। और आपको पता है कि आगे डैश डैश में क्या है कि 7 और मोर अगर पब्लिक कंपनी है, 2 और मोर प्राइवेट है और ओपीसी क्या है तो 1 पर्सन के लिए 1। तो कह रहा है इंडिया में कंपनी, कह रहा है वर्ड क्या है? मे। सेक्शन 3 ये बोलता है कि इंडिया में कंपनी आप चाहो तो लॉफुल के लिए बनाओ या ना बनाओ, लेकिन वो क्या कह रहा है? हियर द वर्ड मे शैल बी रीड एज शेल। इधर मे को क्या पढ़ेंगे? शेल। इधर मे को क्या पढ़ेंगे? शेल। यूजेज ऑफ वर्ड मे हियर इट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर अ कंपनी फॉर द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 3 फॉर फॉर्मेशन। तो कह रहा है यूजेज इधर मे को मैंडेटरी मानेंगे क्योंकि कंपनी बनाते वक्त आपको लॉफुल तरीके से ही बनानी है। कह रहा है सेक्स नेक्स्ट क्या बोलता है यहाँ पे, लेकिन कह रहा है कुछ जगहों पे वर्ड जैसे मे है तो उसको मे ही रीड करेंगे, मे शैल बी रीड एज मे। जैसे वहां पे लिखा हुआ है, कह रहा है कंपनी लॉ के सेक्शन 21 में लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स को कोई भी साइन कर सकता है, केएमपी या ऑफिसर, मे बी साइन बाय केएमपी, मे बी साइन बाय ऑफिसर या डायरेक्टर्स। तो कह रहा है वहां पे मे को मे ही पढ़ेंगे, किसी से भी साइन करा लो। तो कह रहा है कई बार मे को मे पढ़ते हैं, कई बार मे को शैल भी पढ़ते हैं, सेम।
शैल को शैल भी पढ़ते हैं और मे को अदर भी पढ़ते हैं। कह रहा है ये केस टू केस वेरी करता है। तुम्हारे को मैंने सारे एग्जांपल समझा दिए। अब तुम्हारे को कह रहा है बहुत सारी चीजें बाकी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज में पढ़ाई जाती है, डिटेल में आप वहीं पढ़ना, ये कह रहा है यहाँ पे। अब आता है प्रीलिमिनरी। अब ये पढ़ते हैं क्या चीज है। अब तो बस थोड़ी सी छोटी सी चीज है, जल्दी खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं क्या है। गाइस अब करते हैं प्रीलिमिनरी पार्ट। प्रीलिमिनरी पार्ट में अब आ रहा है इसका सेक्शन 1। जैसे हर एक्ट का सेक्शन 1 होता है, वो क्या बताता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट। जैसे कंपनी एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या था, सीए 2013। एक्सटेंट क्या है, वो कहां तक फैला हुआ है, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जे&के। कमेंसमेंट मींस वो कब से लागू हुआ। तो कह रहा है इस एक्ट का भी शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट है। शॉर्ट टाइटल क्या है, इस एक्ट में भी कॉल्ड जनरल कॉलेज एक्ट 1897। और शॉर्ट टाइटल को रखा नहीं है, जीसीए नहीं बोल रहे इसको, जनरल कॉलेज एक्ट ही बोल रहे हैं 1897। Preliminary is the introductory part of any law which contains generally short title, extent, commencement. The General Cause Act contains only short title in the preliminary part of the act. कह रहा है इस एक्ट के अंदर खाली शॉर्ट टाइटल डाला है, एक्सटेंट, कमेंसमेंट नहीं डाला, क्योंकि हर एक्ट के साथ साथ चलता रहता है, उसी के साथ कमेंस हो जाता है। जैसे कोई नया एक्ट आया, वो जब कमेंस होगा तो ये भी उसके साथ कमेंस हो जाएगा। बेसिकली कमेंस ऊपर इसकी डेट है जो ये एक्चुअल में आया था, लेकिन उसको कमेंस क्यों नहीं डाला यहाँ पे, क्योंकि हर एक्ट के साथ साथ ये कमेंस होता चला जाता है। और साथ में एक्सटेंट क्यों नहीं डाला, क्योंकि जो एक्ट जहां तक जाएगा उसके साथ साथ जाएगा। फिर आता है डेफिनेशन। आपको पता है हर एक्ट में डेफिनेशन 3 सेक्शनों के अंदर होती है, मतलब सेक्शन 2 में होती है, इसमें 3 सेक्शनों में है, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 4A। आपको 3, 4, 4A तीनों पता है। 3 जो है वो इस जनरल कॉलेज एक्ट पे खुद पे भी लगेगा, और 1897 के जितने एक्ट आए उस पे भी लगेगी सेक्शन 3 वाली डेफिनेशन। सेक्शन 4 वाली डेफिनेशन 1897 से पहले 1887 और 1868 के बीच में जितने एक्ट आए उन पे लगेगी, और 4A वाली डेफिनेशन दोनों के बीच में लगेंगी, दोनों पे लगेंगी। इंडियन लॉस, कुछ इंडियन लॉस पे लगेंगी, कुछ ही कैटेगरी में। और एक चीज और बता दूं नॉलेज के लिए, बच्चे का क्वेश्चन आता सर 1868 से जो पहले वाले लॉस थे उन पे लिए लॉ मैंडेटरी नहीं है जनरल कॉलेज एक्ट। आप उनकी 1868 से पहले की अगर कोई लॉ है, आप उनके लिए हेल्प लेना चाहते हैं इसकी ले सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर जनरल कॉलेज एक्ट लगता नहीं है, लगता नहीं है। कहता है हियर इन दिस चैप्टर, देखो बता रहा 3 सेक्शन ऑफ जनरल कॉलेज एक्ट, दैट इज सेक्शन 3 डेफिनेशन, सेक्शन 4 एप्लीकेशन ऑफ फोरगोइंग डेफिनेशन टू प्रीवियस एनैक्टमेंट। प्रीवियस एनैक्टमेंट मींस जो 1897 से पहले वाले एक्ट थे। और 4A क्या है, एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन डेफिनेशन टू इंडियन लॉज। ये इंडियन लॉ भी क्या भी नीचे पढ़ेंगे। कंटेन जनरल, सेक्शन 3 अब क्या कह रहा है, कंटेन जनरल डेफिनेशंस। अब क्या आता है, हियर इन दिस चैप्टर वी शैल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द रेलेवेंट डेफिनेशन और टर्म्स व्हिच आर बाय एंड लार्ज मींस मोटे मोटे तौर पर सीन इन द एक्ट्स। तो आपको सारी डेफिनेशन नहीं पढ़ा रहे हैं जनरल कॉलेज एक्ट में जितनी भी दी गई हैं, आपको कुछ पढ़ा रहे हैं जो ज्यादातर हर एक्ट में यूज होती हैं। पहला सेक्शन 3 के बारे में बता रहा है। सेक्शन 3 इज द प्रिंसिपल सेक्शन, मेन सेक्शन है, कंटेनिंग डेफिनेशन अप्लाइज टू जनरल कॉलेज एक्ट इटसेल्फ and post 1897 central acts unless those laws contain separate definition of their own or there is something repugnant of the subject given in section 3 cannot be applied। ये तो बात तुम्हें पता ही है। कह रहा है सेक्शन 3 में जनरल डेफिनेशंस दी गई हैं और वो इस एक्ट पे भी लगती हैं और 1897 के जितने सेंट्रल एक्ट है उन पे भी लगती हैं, लेकिन 2 केस में नहीं लगेंगी। अगर उस एक्ट में वो स्पेसिफिक डेफिनेशन दी गई है, जैसे फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन अलग से दी गई है, कंप्लीट लॉ में तो यहां से नहीं उठाएंगे, या कह रहा है वो दूसरे वाले एक्ट के अंदर डेफिनेशन तो नहीं दी गई, लेकिन यहां से अगर डेफिनेशन को वहां लेके जा रहे हैं तो कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रही है, जिसका बेस्ट एग्जांपल था वो गुड फेथ वाला। तो कह रहा है तो भी नहीं लेके जाएंगे। ये सेक्शन 3 हो गया। फिर कहता है इन दिस एक्ट एंड इन ऑल सेंट्रल एक्ट्स एंड रेगुलेशंस मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट, ये लगेगा। कह रहा है अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होती तो ये लगेगा। अब कहता है वर्ड क्या आता है, एक्ट। ये एक्ट जो वर्ड है ना, लॉ वाला एक्ट नहीं है, ये एक्ट मीन्स कुछ करना। जैसे सपोज मैं स्कूटर चला रहा हूं तो वो मेरा एक्ट है, मैं खाना खा रहा हूं मैं एक्ट कर रहा हूं, है ना, मैं किसी का मर्डर कर रहा हूं वो भी एक एक्ट है ना। तो अब क्या कह रहा है, एक्ट यूज्ड विद रेफरेंस टू एन ऑफेंस और अ सिविल रॉन्ग शैल इंक्लूड अ सीरीज ऑफ एक्ट्स एंड वर्ड व्हिच रेफर टू एक्ट डन टू इलीगल ओमिशंस। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इस एक्ट के अंदर, इस वाले जनरल कॉलेज एक्ट के अंदर एक्ट का मतलब क्या है। अच्छा ये एक चीज समझ लेना, हर चीज के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं। एक तो होता है एक्ट लॉ, ये वो वाले एक्ट की बात नहीं कर रहा, वो तो ऊपर पढ़ ही लिया। एक होता है एक्ट कुछ करना, मैं बैट बॉल खेल रहा हूं वो भी एक एक्ट है, राइट। तो कह रहा है इस ये नॉर्मल वाले एक्ट की बात कर रहा है। तो एक्ट में ना बेसिकली लीगल चीजें भी आती हैं, इलीगल चीजें भी आती हैं। एग्जाम्पल लेके बात करें कि मैं फूड ईट कर रहा हूं, खाना खा रहा हूं, ईटिंग समथिंग, वो भी लीगल है, मतलब वो एक्ट है, वो भी एक्ट है और वो लीगल एक्ट है। मैं किसी का मर्डर कर रहा हूं, वो भी एक्ट है, लेकिन वो ऑफेंस है, वो इलीगल एक्ट है। जनरल क्लॉजेज एक्ट में एक्ट का मतलब क्या है, ऑफेंस, अपराध या सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग क्या होता है समझ आता है। सिविल रॉन्ग एक, इसको हम बोलते हैं टॉर्ट, टॉर्ट भी बोलते हैं। सिविल रॉन्ग एक ऐसा रॉन्ग होता है जिसमें आप किसी बंदे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा देते हो बिना कुछ करे, जान के, बिना कॉन्ट्रैक्ट करे, उससे कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर रहा, उससे नुकसान होगा। एग्जांपल, आपका घर बन रहा है
और आपने अपने घर के लिए, आपके घर में सीमेंट आ रहा है और आपने अपने सीमेंट वाला ट्रक सामने वाले पड़ोसी के घर के बाहर अनलोड करा दिया, उसकी पूरी दीवार गंदी कर दी, तो आपने उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करके उसको नुकसान नहीं पहुंचाया कि कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ था और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन स्टिल सामने वाले के साथ आपने गलत कर दिया, उसे हम बोलते हैं सिविल रॉन्ग। उसे हम क्या बोलते हैं? सिविल रॉन्ग। और कहता है एन एक्ट यूज्ड टू एक्सटेंड ऑल इलीगल ओमिशन, और इसके अलावा जितने भी इलीगल काम करोगे, इलीगल वर्ड क्या? ओमिशन। ओमिशन मींस भूल। आपने अगर कोई ऐसी भूल करी है जो इलीगल है, आप कहते हो आपने गलती से मर्डर कर दिया या आपसे गलती से चाकू लग गया, तो कह रहा वो भी इस एक्ट के अंदर, मतलब इस वाले लॉ के अंदर वर्ड क्या माना जाएगा? एक्ट माना जाएगा। तो बेसिकली जनरल क्लॉज एक्ट, एक्ट वर्ड खाली इलीगल ओमिशंस को कवर कर रहा है, इलीगल चीजों को कवर कर रहा है, लीगल वाली चीजों को कवर नहीं कर रहा। तो अगर हम किसी और एक्ट के अंदर, किसी और लॉ के अंदर अगर इधर वाले एक्ट के वर्ड को ले जाना चाहें तो नहीं लेके जा पाएंगे आसानी से। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस वर्ड में, उस वाले लॉ के अंदर चीजें लीगल भी होती हैं, इलीगल भी होती हैं। अगर लीगल इलीगल चीजों के लिए, दोनों के लिए एक्ट वर्ड यूज कर देंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। एक्ट वर्ड प्रॉब्लम क्यों आ जाएगी? क्योंकि ये एक्ट खाली इलीगल चीजों को मानता है, लीगल चीजों को नहीं मानता। बेसिकली इस वाले एक्ट को कहां लेके जाते होंगे? जनरली क्रिमिनल लॉज में लेके जाते होंगे रीड करने के लिए, क्योंकि इस इधर एक्ट किसको मान रहे हैं? इलीगल चीजों को मान रहे हैं। नेक्स्ट आता है वर्ड एफिडेविट। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये एफिडेविट क्या चीज है समझना। अच्छा, एफिडेविट को समझने से पहले एक चीज बताऊं, तुमने सुना है ना, बार बार हम लोग बोलते हैं ना, एफिडेविट लगवा के आना, नोटरी से साइन करवा के लाना। तुमने देखा होगा स्कूल में बचपन में तुम्हें बोलता है एफिडेविट लिखवा कर आओ। एफिडेविट का अगर तुमसे वही सीधी सी भाषा में मतलब पूछे कि एफिडेविट क्या होता है, तो तुम लोग बोलोगे सर एफिडेविट मींस, एफिडेविट होता है अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन। एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट, लोग इसे एफिडेविट बोलते हैं, वैसे तो हमें भी आदत वही पड़ी है, लेकिन एफिडेविट होता है वो। इसका मतलब क्या होता है? कंफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन। कंफर्मेशन लिखना गलत रहेगा, पहले की मतलब वही होता है। जरा बताता हूं, अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन, अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन। एफिडेविट मींस अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन। अफर्मेशन का मतलब होता है कंफर्मेशन। देखो पहले क्या होता है, मैं तुम्हें लिंक करता हूं, पहले क्या होता था और अब क्या होता है। अब क्या होता है और पहले क्या होता था। हाय, तुमने देखा होगा पहले कोई बंदा गुनाह करता है, क्राइम करता है, तो पहले तुमने पिक्चरों में देखा होगा वो गीता ले आते हैं और वो उसको बोलते हैं गीता पे हाथ रख के बोलो मैं जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ऐसा देखा था ना। वो चीजें पहले होती थी, अब नहीं होती है, वो बकवास हो गई है। इसका मतलब जब वो बंदा कहता था मैं जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, वो अफर्म करता था। अफर्म मींस कंफर्म करता था कि हाँ मैंने गुनाह करा है, उसके लिए मैं जो भी कर रहा हूं कंफर्म करूंगा। लेकिन डेक्लरेशन नहीं देता था। डेक्लरेशन मींस राइटिंग में लिख के दो। पहले वो खाली ओरली बोलता था कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। लॉ कहता नहीं, आप जो कहोगे सच कहोगे ठीक है, लेकिन उसे डिक्लेयर करके दो, मींस राइटिंग में लिख के दो कि आप जो कह रहे हो सच कह रहे हो, प्लस इसके ऊपर नोटरी वाले की स्टैंप लगवाना। नोटरी की स्टैंप का मतलब क्या होता है? नोटरी लगवाने का मतलब तुम देखोगे ना, कोर्ट के बाहर नोटरी वाले बैठे हुए स्टैंप मार रहे होते हैं। वो स्टैंप लगवाने का एक ही मकसद होता है, वो डेट चेक करना, कि डेट चेक करना और साइन चेक करना कि जिस बंदे ने ये डिक्लेरेशन लिख के दिए साइन उसी के हैं या नहीं है। बेसिकली नोटरी वाले ज्यादातर अपने सामने साइन करवाने चाहिए। लॉजिकली जो लॉ बनता है वो ये बनता है कि नोटरी वाले अपनी आंखों के सामने साइन करवाएं, तब स्टैंप लगवाएं उस बंदे से जिसकी वो नोटरी कर रहे हैं। नोटरी का मतलब ये है कि वो सिग्नेचर्स को ऑथेंटिकेट करके देते हैं कि हाँ भाई जिस बंदे के लिए वो अफर्मेशन डिक्लेरेशन दे रहे हैं यही बंदा है, इसके साइन किसी और ने नहीं मारे। हमारा लेकिन इंडियन लीगल सिस्टम इतना घटिया है, तुम्हें अफर्मेशन डिक्लेरेशन दे, तुम्हें नोटरी कराने, तुमने पापा को भेज दो तब भी नोटरी कर देंगे। तुम अपने काम वाले को भेज दो, काम वाली को भेज दो, वो तुम्हारे उस डॉक्यूमेंट में नोटरी कर देंगे। तुम्हारे उस पर साइन भी नहीं लगे हुए, तुम खाली पेपर भी नोटरी करवा लो। ऐसे भी जुगाड़ वाले मैंने लोग देखे हैं, घर में आके साइन मार देना। जबकि नोटरी वाले काम ही क्या होता है? चेक करना कि सिग्नेचर जेन्युइन है या नहीं है। हर चीज ओके है नहीं, लेकिन सब बकवास है इंडिया में, तो तुम छोड़ दो, गोली मारो। लेकिन छोड़ो, अब वो क्या कह रहा है? एफिडेविट लगवा के लाने का मतलब क्या है? आज की डेट में ना कोर्ट में ओथ नहीं देते हम, ओथ नहीं देते। ओथ का मतलब क्या होता है? जब पहले शपथ ली जाती थी कि जो बंदा गुनाह करेगा मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, वो सिस्टम नहीं होता। अब आज के डेट में हम बंदे से क्या लेते हैं? एफिडेविट लेते हैं। एफिडेविट का मतलब क्या होता है? अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन, कि भाई जो तू कहेगा सच कहेगा, ठीक है मान लिया, लिख के दे तू सच कह रहा है, कि कल को अगर तू अपनी बात से मुकरा तो तेरे को तेरा वाला कागज दिखाएंगे, देख तूने तो ये बोल रखा है, अब तो खुद ही मुकरा है। मतलब जो तू कहेगा तू सारी बातें लिख के दे। पहले क्या होता था? बंदा ऑलरेडी बोलता था, अगले दिन दोबारा हियरिंग होती थी, वो कहता है ये तो मैंने बोला ही नहीं, अगले दिन वो ये बोलता था। अब वो बंदा जो जो बोलता है कोर्ट के अंदर उसको कहते हैं सब लिखवा लो, इससे सारे उसके फैक्ट्स लिखवा दो और उसके बाद उससे साइन करवा लो। साइन करवा लिए जाते हैं उससे। इसका मतलब क्या होता है? वो अफर्मेशन डिक्लेरेशन। साइन क्यों करवा लिए? कि जो जो उसने बातें आज बोली हैं कोर्ट के अंदर, वो कल को उसको मुकरे ना। अगले दिन अगर वो कोई भी नेक्स्ट हियरिंग के ऊपर जब भी अगर वो कुछ से पूछा जाएगा, अगर वो कोई भी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देगा तो उसको उसकी वाली लिखी हुई चीज दिखा दी जाएगी। तो वो गीता वाला कंसेप्ट हो गया खत्म।
तो जो भी बोलूंगा सच कहूंगा, सच के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, और साथ में लिख के देगा, साइन मार के देगा, तो दैट इज एफिडेविट। तो आप जैसे किसी बंदे को तुमने देखो स्कूल वाले एफिडेविट, आपको अपना नाम चेंज कराना है तो वो कहते हैं एफिडेविट लिख के लाओ, तो वो क्यों होते हैं एफिडेविट? समझ आ गया होगा कि नाम चेंज कराओ, कि मेरा नाम पहले वाला ये था, अब ये है, गलत चढ़ गया है, मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, मेरा ही नाम ये है, मैं सच बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा, और लिख के साइन मार देंगे, इससे प्रूव हो जाएगा कि हाँ भाई ये बंदा जेन्युइन है। तो कहता है एफिडेविट शेल इंक्लूड, पहली बात तो मीन्स नहीं है, वो कह रहा है एफिडेविट में क्या आता है, इंक्लूड आता है क्या, अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन। अफर्मेशन मींस कंफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन में डिक्लेयर करके देगा, लिख के देगा कि हाँ मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं। by in case of person by allowed to law, by law allowed to affirm or declare instead of swearing। कह रहा खाली कसम नहीं खानी, अलाउ करना है, अफर्म करना और डिक्लेयर करना है, खाली इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग, खाली काम कसम से काम नहीं चलेगा, लिख के दो जो कर रहे हो। देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स कह रहा है इसके अंदर आ गई, पहला अफर्मेशन डिक्लेरेशन, दूसरा अफर्मेशन और डिक्लेरेशन इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग, कसम नहीं खानी, अफर्मेशन डिक्लेरेशन लेना है। तो कह रहा है इसीलिए आज के डेट में कोर्ट्स के अंदर जनरली एफिडेविट का बाद अफर्मेशन डिक्लेरेशन होता है। और कह रहा है वो नीचे बता रहे हैं कि इधर एफिडेविट को डिफाइन नहीं किया गया, क्योंकि डेफिनेशन मींस नहीं है, इंक्लूड्स है, कि एफिडेविट में ये चीजें आ सकती हैं। अब तुम्हें थोड़ा सा नीचे लेके जाऊंगा, तो ना इस एक्ट के अंदर ही ना दो डेफिनेशन और दी गई हैं, तुम्हें दिखाऊंगा लिंक करके। एक डेफिनेशन दी गई है ओथ, एक एरी ओथ की डेफिनेशन, और एक डेफिनेशन दी गई है स्वीयर, कसम खाना, ओथ, स्वीयर और एफिडेविट। लॉ कहता है पहले ओथ का मतलब, तो जिसने ऊपर क्या बोला, इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग, आपको अफर्म डिक्लेयर करना, खाली कसम नहीं खानी, इसलिए लेटर ऑन लॉ भी चेंज हुआ। अब आज के में स्वेयर का मतलब भी क्या होता है, अफर्मेशन डिक्लेरेशन इस लॉ के अंदर, और ओथ का मतलब भी क्या, अफर्मेशन डिक्लेरेशन। इसलिए एक नोट डाला हुआ है, द टर्म एफिडेविट, ओथ एंड स्वेरिंग हैव द सेम डेफिनेशन इन द एक्ट। इस एक्ट के अंदर एफिडेविट का मतलब, ओथ का मतलब और स्वेयर का मतलब सेम है। इसका मतलब यह है कि आज के डेट में कसम का मतलब खाली कसम नहीं है, ओरली वाला, गीता पे हाथ रखने वाला, लिख कर दो। तो अगर कोई भी किसी भी लॉ के अंदर अगर जनरल क्लॉज एक्ट से कोई भी वर्ड उठाया जाता है, एफिडेविट, ओथ या स्वेयर, तो तीनों का मतलब एक ही है, अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन। बस आज के एक्ट को यहीं तक रखते हैं यार, बस मेरी हो गई बैटरी डाउन। नेक्स्ट सेंट्रल एक्ट से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें। एंड जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, ऊपर AFLM दिख रहा होगा, जाके यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर देना, बस और कुछ नहीं चाहिए, प्यार देते रहो। तो सेंट्रल एक्ट से अगली वीडियो में करेंगे। टाटा।